रात में हमने प्लान बनाया 29 अप्रैल 30 को। To IC 61st Battalion BSF NND Dubey reporting ma'am। ये ऐसा देखने से नहीं लग रहा था कि इसके अंदर कोई तिलिस्मी चीज़ है। एक दिमाग में बात थी कि सीक्रेट चैम्बर इसमें हो सकता है। तो कारपेंटर ने दीवार पे एक काफ़ी बड़े साइज़ के फिटेड शीशे की तरफ इशारा किया और उसके पीछे पैरेलल चैम्बर था। तो मुझे लगता था कि गाजी बाबा सोता तो इसी कमरे में था, लेकिन घेराबंदी होते ही वो चुपचाप उस सीक्रेट चैम्बर में चला जाता था और ग्लास से वो हमको देख रहा था, हम उसे नहीं देख रहे थे। उसने इमीडिएटली फायर किया हमारे पे। तो पहले झटके में तो हमारे अंगरक्षक बॉडीगार्ड कांस्टेबल बलवीर को गोली लग गई, वो शहीद हो गया। तो जो फर्स्ट काउंटर फायर में लगता है एक टेररिस्ट को गोली लग गई। तो जो फर्स्ट झटके में मारा गया वही गाजी बाबा निकला। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अडवाणी जी ने बयान दिया कि वी आर प्राउड टू से दैट आवर फोर्सेज हैव किल्ड इंडियाज ओसामा बिन लादेन गाजी बाबा। नरेंद्र नाथ धर दुबे महामहिम राष्ट्रपति द्वारा कीर्ति चक्र प्राप्त करते हुए पार्लियामेंट पर अटैक करने वाले जो दुश्मन थे उनसे आपने खूब डटकर उनका सामना किया, उनसे लोहा लिया, लेकिन उनका जो लोहा है उसका एक हिस्सा आज भी आपके शरीर के अंदर है। ये गोली जो ग्लूटल रीजन में लगी थी पेट में दाहिने साइड से, वो अंदर ही लॉज्ड है। एक गोली अंदर थी, इंटेस्टाइन कंप्लीट एब्डामेन ओपन किया, हाथ को रिकंस्ट्रक्ट किया, ये पूरा हाथ शैटर्ड, हाँ ये पूरा हाथ शैटर्ड हो गया था। आप देख सकते हैं कि ये पूरा ही उड़ गया था। ये हाथ छोटा भी हो गया बाद में और रिस्ट्रिक्टेड है, ये मूव नहीं करता, ये उड़ गया था। इसको बाद में डॉक्टरों ने बनाया। इसके बाद मुझे लेफ्ट चेस्ट पे चोट लगी थी, लेकिन एक स्टील का मेडल था, उसने पूरा ब्रंट ले लिया। पैनिक स्लिप अप में एक ब्लास्ट लाल किले के सामने हुआ और एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट नौगांव पुलिस स्टेशन श्रीनगर में हुआ। लेकिन ये भी आपको बता दूं कि जिस लेवल का प्रिपरेशन था, मुझे लगता है कि शायद यह दिसंबर हमारा ब्लडी दिसंबर होता। लाल चौक पर शाम को 5 बजे आत्मघाती हमला हुआ। प्रधानमंत्री महोदय जस्ट पहुंचे थे वेन्यू पे। पूरी रात इनकाउंटर के गोलियों की आवाज़ प्रधानमंत्री महोदय के कान तक पहुंचती रही हो। मैं ईद मुबारकबाद देने आया और उधर जैश-ए मोहम्मद ने 80 kg का आईडी एक्सप्लोसिव, उस बिल्डिंग के नीचे दुकानें थी, तो एक टेलर की दुकान थी, उसके अंदर उन्होंने गैस सिलेंडर के ऊपर आईडी लगाई और ब्लास्ट किया। और जो मेरा रूम था उसका आधा से ज़्यादा पार्ट हवा में उड़ गया, मैं बच गया। रिसेंटली फिल्म आई थी आपकी लाइफ पर बनी हुई ग्राउंड ज़ीरो। फिक्शनल फ्रीडम वो लेते हैं और जो एक सिनेमाटोग्राफिक फ्रीडम है उसका तो थोड़ा मिक्सर वो करते हैं। असली जीत इन्हें अरेस्ट करने में नहीं, इनकी सोच बदलने में। आई थिंक पसंद आई आपको? हिंदुस्तान के लिए दिसंबर की यादें अच्छी नहीं हैं। 13 दिसंबर को पार्लियामेंट यानी संसद पर हमला हुआ। ये जो हमला था ये किसी एक इमारत पर नहीं बल्कि देश के लोकतंत्र पे था, देश की अस्मिता पर था। हमला कराया पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के पिट्ठुओं ने इसको अंजाम दिया। इन पिट्ठुओं का एक सरगना, एक मास्टरमाइंड था गाजी बाबा। पूरा देश चाहता था कि गाजी बाबा को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए और इस काम को पूरा किया एक बहादुर हिंदुस्तानी ने। आज के हमारे पॉडकास्ट के मेहमान वही बहादुर हिंदुस्तानी हैं जिन्हें हम NND दुबे यानी नरेंद्र नाथ धर दुबे नाम से जानते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। दुबे साहब का परिचय इतना भर नहीं है कि उन्होंने गाजी बाबा को उसके अंजाम तक पहुंचाकर हज़ारों लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल को ठंडक पहुंचाई, बल्कि उन्होंने ऐसे कई ऐसे कारनामे किए, बहुत सारे आतंकवादियों को जो है धराशायी किया। साथ ही साथ अभी हाल में एक फ़िल्म भी आई थी जो उन्हीं की ज़िंदगी पर, उन्हीं की लाइफ पर बनी है। फ़िल्म का नाम था ग्राउंड ज़ीरो और सर का किरदार निभाया था इमरान हाशमी ने। सर सब जानते हैं कि आपने बार बार देश के दुश्मनों से लोहा लिया, खासकर पार्लियामेंट पर अटैक करने वाले जो दुश्मन थे उनसे आपने खूब डटकर उनका सामना किया, उनसे लोहा लिया, लेकिन उनका जो लोहा है उसका एक हिस्सा आज भी आपके शरीर के अंदर है। तो क्या आप हमें डिटेल में बताएंगे कि ये कहानी क्या है? मुझे लगता है आप उस आमने सामने की लड़ाई में जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ जी, जैश-ए-मोहम्मद टेररिस्ट
जिसका गाजी बाबा सरबरा था, जी जी उसमें जो गोलियां लगीं उससे रिलेटेड लगता है आपका सवाल है। बिल्कुल। मेरे शरीर में गोलियां तो बहुत लगीं, लेकिन काफ़ी तो पार करके निकल गई। जी। लेकिन एक गोली जो ग्लूटल रीजन में लगी थी, पेट में दाहिने साइड से, वो अंदर ही लॉज्ड है। तो एक सोवेनियर मेरे पास 23 साल पुराने ऑपरेशन का भी मौजूद है। तो वो किन हालातों में अंदर रह गया है मुझे नहीं पता। ये भी हो सकता है कि रिकोशे होके आई हो पेट में, क्योंकि डायरेक्ट अगर पेनिट्रेशन है तो जनरली AK-47 की गोली सक्षम है इतने क्लोज इनकाउंटर में शरीर को फाड़ के निकलने के लिए। लेकिन ये रह गई शायद रिकोशे हुई होगी। रिकोशे होता है कि बुलेट किसी चीज़ से टकरा के वो दिशा बदल के अगर शरीर में घुसती है ओके। तो उसकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है, इंटेंसिटी। तो वो इस वजह से मेरे लेफ्ट ग्रेटर सियाटिक नॉच में भी लॉज्ड है और बस पड़ी हुई है इतने सालों से, साथ निभा रही। आई थिंक इट विल लिव विद द लाइफ। देखिए, हमने जैसे कहा ना कि आपने एक्चुअल में जो दुश्मन से लोहा लिया, लेकिन आप दुश्मन का लोहा लेके घूम रहे हैं, आज भी सबूत है इस बात का। हाँ, खैर ये लाइटर नोट पे है, वो है लेकिन एक मेमोरियम है, एक सोवेनियर है, एक टोकन ऑफ गन बैटल आप कह सकते हैं कि टोकन ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ दैट ऑपरेशन विच आई एम कैरिंग। पार्लियामेंट के ऊपर जो अटैक हुआ था 13 दिसंबर को, सारे हिंदुस्तान की कहीं ना कहीं एक चाहत थी कि जो भी इसके पीछे मास्टरमाइंड है वो जल्द से जल्द पकड़े जाएं, गिरफ्तार हों। आप जो थे इस पूरे ऑपरेशन के सर्वे रहे, तो कैसे आपके पास टिप ऑफ मिला आपको कि ये जो गाजी बाबा है जो कि इस हमले का मास्टरमाइंड था वो यहाँ पर हैं और अब हमें जा करके उनको गिरफ्तार करना है? 13 दिसंबर की जो घटना जिसका आपने जिक्र किया, अंडर द लीडरशिप ऑफ गाजी बाबा पाकिस्तानी ने जो 13 दिसंबर का दिन चुना संसद पे हमला करने का, ये एक बड़ा लैंडमार्क दिन था, बहुत ही ख़राब दिन माना जाएगा। क्योंकि 13 दिसंबर 2001 एक ऐसा मुकाम है कि उससे पहले वर्ल्ड के किसी पार्लियामेंट पर अटैक नहीं हुआ था। तो पार्लियामेंट अटैक के बाद जो 5 पाकिस्तानी तो पार्लियामेंट के बाहर ही मारे गए और वो अटैक भी विफल हुआ। उसमें भी एम्बेसडर कार में कंप्लीट एक्सप्लोसिव भरा था और जिस तरह से उमर नबी ने उड़ाया अपनी गाड़ी लाल किला के सामने 10 नवंबर को, अनलाइक दैट उसके केस में वो मैलफंक्शनिंग हो गया और कार ब्लास्ट हुआ नहीं। वो कार ब्लास्ट होने से इट वुड हैव बीन अ डिजास्टर, क्योंकि कार ब्लास्ट होने के बाद ये 5 टेररिस्ट शायद पार्लियामेंट के अंदर घुस गए होते। कार ब्लास्ट नहीं हुआ तो दे वर एक्सपोज्ड इन ओपन एरिया, जो वो बाउंड्री वाल के अंदर और संसद में घुसने की सीढ़ी के बीच का जो पोर्शन है, ये लगभग सब उसमें मारे गए। और उसके बाद इसका ट्रायल चला, स्पेशल कोर्ट ट्रायल हुआ। 5 टेररिस्ट जो सुसाइडर मारे गए उनकी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश हुई, उनके मोबाइल फ़ोन से उनके डेटा निकले एंड फाइनली इट वाज कंक्लूडेड बाय द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कि ताहिर रंदीव राना, गाजी बाबा पाकिस्तान जैश-ए-मोहम्मद चीफ ऑपरेशनल कमांडर, इस आतंकवादी घटना का पार्लियामेंट अटैक का मेन एक्यूज्ड है, जिसमें आपको पता है अफजल गुरु की गिरफ्तारी हुई थी, प्रोफेसर SAR जिलानी की गिरफ्तार हुई थी, अफसान गुरु की हुई थी और एक और किसी की हुई थी। ये गिरफ्तारियां हुई थी। तो उसके बाद से वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बन गया, वांटेड टेररिस्ट ऑफ इंडिया। और चूंकि 26/11 हो गया तो उसको सिनोनिमस ओसामा बिन लाडेन ऑफ इंडिया बोला जाता था। तो 2002 पूरे साल भी किलिंग्स चलती रही, गाजी बाबा किसी के हाथ में नहीं आया। दिल्ली पुलिस ने भी बड़ी कोशिश की, स्पेशल सेल की टीम ने काफ़ी साउथ कश्मीर में एरियल रेकी वगैरह भी किया, अफजल गुरु को फिजिकली ले जाके भी उसके अड्डों को तक पहुंचने की कोशिश हुई। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने बड़ी मेहनत करी, जिनके पुलिस बड़ा करीब थी उसको पकड़ने के लिए। ये 2002 की बात है। और जब 2003 आया तो प्रधानमंत्री महोदय ने निर्णय लिया कि हम श्रीनगर आएंगे और उन्होंने अगस्त 2003 की तारीख रखी। मीटिंग्स हुई शहर के अंदर, उनके कंप्लीट ट्रैवल रूट क्लियरेंस, सेफ्टी, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी BSF को दी गई और उन्होंने 27 अगस्त को प्रधानमंत्री महोदय का जहाज़ श्रीनगर लैंड किया और उनको श्रीनगर एयरपोर्ट से
शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर डलगेट जाना था और पूरा रूट डाउनटाउन होके जाता था। पूरा रूट ही मतलब शहर के हृदय को चीर करके ही जाना है आपको, दूसरा रूट ही नहीं था। और डाउनटाउन को सिक्योर करना, पर्टिकुलरली इन द बैकग्राउंड ऑफ जैश-ए मोहम्मद अटैक, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था। बीएसएफ ने उसको बखूबी किया, कोई घटना हुई नहीं। 27 को जो पीएम अपने वेन्यू पर पहुंचे, जैश-ए-मोहम्मद के एक सुसाइडर ने लॉन्च्ड अटैक ऑन ग्रीनवे होटल लाल चौक पे शाम को 5 बजे आत्मघाती हमला हुआ। प्रधानमंत्री महोदय जस्ट पहुंचे ही थे वेन्यू पे पहुंचे, पूरी रात इनकाउंटर चलता रहा। बीएसएफ ने शहादत दी 2 या 3 जवानों की, लेकिन पूरे टेररिस्ट को 6 को मारा, घर क्लियर किया और पूरी रात इनकाउंटर के गोलियों की आवाज़ प्रधानमंत्री महोदय के कान तक पहुंचती रही होगी, क्योंकि फिजिकली पॉसिबल ही नहीं था कि वो आवाज़ कोई रोक सके, दूरी ही इतनी कम थी। अगले दिन 28 को प्रधानमंत्री महोदय को वापस दिल्ली आना था और उस दिन भी जैश-ए-मोहम्मद ने इंटरनेशनल मीडिया में अपनी प्रेजेंस को एक बड़ा बोल्ड प्रेजेंस दिखाने के लिए एक सुसाइडर को रेडी कर रखा था कि भाई आज तुमको अटैक करना है। अटैक करने का अर्थ ये नहीं है कि प्रधानमंत्री के कारकेड पे अटैक हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का कारकेड बहुत सिक्योर्ड होता है। पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं की जा सकती है, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट उनके प्रेजेंस में श्रीनगर सिटी के अंदर अटैक कर देना भी अपने आप में इट्स एज गुड एज अटैकिंग दी कारकेट, क्योंकि न्यूज़ वैल्यू बहुत ज़्यादा थी इसकी। तो वह हिम्मत देखिए आप, दोनों दिन, जैसे जिस दिन प्रधानमंत्री महोदय लैंड कर रहे हैं उस दिन वायरलेस सेट पे वेलकम बोलते थे कि वेलकम सुसाइड अटैक आज होना है। अगले दिन जा रहे हैं तो बाय बाय अटैक आज होगा। तो एक पाकिस्तानी सुसाइडर फुली इक्विप्ड AK-47, 6 मैगजीन, ग्रेनेड्स, वायरलेस सेट, पिस्टल लेके वो एक शर्ट को बाहर लटकाए, एक साइकिल के हैंडल को पकड़ के पैदल एक गली से आ रहा है और उसको कहीं न कहीं अपने मिशन को करना है। बीएसएफ की पेट्रोल पार्टी 61 बटालियन जिसमें मैं पोस्टेड था, उसने उसको जिंदा पकड़ लिया। जिंदा पकड़ने का सीक्वेंस ये रहा कि वो गली से ज्यों ही निकला त्यों ही हमारी पेट्रोल अचानक आ गई उसके सामने। मतलब वो निकल रहा है इसलिए मैं जा रहा हूँ, ऐसा प्लान नहीं था। जैसे कोई आदमी अचानक टकरा जाए, ऐसा हुआ। बट इनकी फुर्ती बहादुरी ही असली रंग लाई। ये उसे जिंदा पकड़ के लाए और जिंदा पकड़ के लाने के बाद तब तक प्रधानमंत्री महोदय का जहाज उड़ चुका था और पिछली रात जो बीएसएफ की शहादत हुई थी उनकी जो पार्थिव शरीर था उनके नेटिव प्लेस भेजना था। तो हम लोग एयरपोर्ट पर उनको अंतिम विदाई दे के, जो एक रीत सेरेमनी होती है जिसमें उनको पुष्पमाला अर्पित करते हैं, कंधे से कॉफिन को उठाते हैं और राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के साथ उसको कार्गो जहाज़ के अंदर पैक करके भेजा जाता है, विच इज़ ए वेरी अनफॉर्चुनेट ड्रिल बट इट वॉज पार्ट ऑफ लाइफ। वो कार्रवाई करके हम लोग लौट रहे थे। मतलब आज शहीद हुए 3 जवान, उनका पार्थिव शरीर गया, आने वाले दिन कौन शहीद होगा किसी को नहीं पता होता था। दैट वाज द सिचुएशन। एक हमारे डीआईजी साहब थे, उनको गोली भी लग चुकी थी शोल्डर में, ही वॉज ऑलरेडी एडमिटेड। तो उस पाकिस्तानी का जब इंट्रोगेशन शुरू किया तो उसके इंट्रोगेशन में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें उभर के आई। एक तो हम लोग इंट्रोगेशन में ये निकालने में कामयाब रहे कि उसकी आइडेंटिटी क्या है। ही वॉज अंसार भाई, ज़िला फैसलाबाद, पंजाब, पाकिस्तान। ही वॉज जैश-ए-मोहम्मद डिप्टी चीफ। ही वॉज नंबर 2 ऑफ गाजी बाबा और उसी श्रीनगर सिटी के अंदर ही एक हाइड आउट में रहता था। तो 28 के रात को जिस दिन पीएम इधर आए, हमने उसकी हाइड आउट को बस्ट किया रात के 12 बजे और हाइड आउट बस्ट करने में बहुत बड़ा हथियारों का जखीरा मिला। अब आप जैसे फरीदाबाद वाली रिकवरी हुई ना, अब मान के चलिए कि ऐसी ही कोई रिकवरी हुई जिसमें 3 टन अमोनियम नाइट्रेट तो नहीं मिला, लेकिन जो मिला वो बड़ा अलग था। धारा वेजिटेबल ऑयल के कैनिस्टर्स थे। उनका मुंह बड़ा होता है, डब्बे का अगर ढक्कन खोलिए तो काफ़ी बड़ा चौड़ा मुंह होता है। वैसे भरे हुए ग्रेनेड के 10 पीपे, हैंड ग्रेनेड के,
उसके बाद एक्सप्लोसिव आरडीएक्स को तौलने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तराजू कि कितने ग्राम क्या मिक्स करना है, हैंडीकैम कैमरा, फर्जी आई कार्ड बनाने की मशीन, लेमिनेशन मशीन, 75,000 रुपये कैश, रशिको सीरीज की राइफल, स्कॉर्पियन पिस्टल, राइफल ग्रेनेड्स, रॉकेट लॉन्चर, AK-47, यानी इतना ज़्यादा, मतलब उनकी पूरी आर्मरी थी। तो पूरी आर्मरी रिकवरी के बाद उसको मारुति जिप्सी के पीछे वाले केबिन में जब हम लोग भरना शुरू किए तो वो हार्ड टॉप जिप्सी थी, तो उस गाड़ी का बोल्ट पीछे से बामुश्किल बंद करना पड़ा और कोई जवान पीछे बैठ नहीं सकता था, कंप्लीट फील्ड था, इतना सामान निकाले। उसको लेके हेडक्वार्टर आए और साथ साथ मकान मालिक को भी लाए। 28 की रात को उनका इंट्रोगेशन शुरू हुआ और इंट्रोगेशन के बाद हम लोग कामयाब रहे यह जानने के लिए कि इस तरह का सीक्रेट चैम्बर जैश मोहम्मद के लिए कौन बनाता है। निशानदेही हुई एक कारपेंटर मैसन की जो अनंतनाग के एक गांव में रहता था, उसका नाम पता लग गया। फिर ये हुआ कि उसको रातों रात पिक किया जाए। BSF की लोकल बटालियन 77 बटालियन ने उसे पिक किया, सोए मिल गया उसी रात को। सारा कंटिन्यूड एक्शन रहा, इधर पाकिस्तानी का इंट्रोगेशन चल रहा था, मकान मालिक का इंट्रोगेशन चल रहा था, उधर से कारपेंटर पिक कर लिया। आज के टाइम में मोबाइल का ज़माना नहीं था, नहीं शायद नहीं मिलता हो, क्योंकि उस तक खबर ही नहीं पहुंची कि रेड हो गई, पाकिस्तानी पकड़ा गया है और ये हाइड आउट बस्ट हो गया और ये हाइड आउट वही है जो तुम्ही ने बनाया था। ये खबर उस तक नहीं पहुंची। दिन होता तो शायद पहुंच सकती थी। 3 अलग अलग इंट्रोगेशन टीम लगी, तीनों का अलग अलग कमरे में इंट्रोगेशन शुरू हुआ और शाम तक हम लोग इस्टेब्लिश कर लिए कि गाजी बाबा श्रीनगर सिटी के अंदर है, उसका एक प्रॉपर हाइड आउट है और उसके एक से ज़्यादा हाइड आउट है और उन हाइड आउट्स को बनाने वाला यही कारपेंटर है। ये पता कैसे चला था कि इस तरह का हाइड आउट ये लोग इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि जो 28 की रात को हथियारों की रिकवरी की हमने, वो किचन के नीचे एक बेसमेंट के अंदर था, स्पेशली डिजाइंड हाइड आउट के अंदर था, जिसका एंट्री एक म्यूजिक सिस्टम के स्पीकर को हटाने के बाद पीछे लगे हुए कोलैप्सेबल शटर को ऊपर उठाने से सीढ़ी बनी हुई थी। जैसे आपकी वॉल है, वॉल में हमने म्यूजिक का स्पीकर लगा दिया। ब्लैक आपको स्पीकर दिख रहा है, बिल्कुल। स्पीकर रिमूव करेंगी तो उसी के पीछे हिंज पे लगा हुआ सेम कलर का लकड़ी का फट्टा है, हिंज स्पीकर के पीछे छुपा हुआ है, तो आपको अपने नेकेड आई से स्पीकर दिख रहा है। स्पीकर हटाएंगे तो पीछे क्या दिखेगा? हिंज पे लकड़ी का फट्टा। लकड़ी के फट्टे को अंदर करेंगे तो एक पैरेलल सीढ़ी गई हुई है और नीचे उतरेंगे 10 बाई 10 का कमरा। इस तरह का वो हाइड आउट था। वो हमारे लिए भी एक बड़ी अजूबी चीज़ थी। तो कारपेंटर के इंट्रोगेशन के बाद एक हाइड आउट का उसको ज्ञान था, याद था, ज्ञान तो सबका था लेकिन याद था। तो हमने कहा कि हाइड आउट हम अभी शाम को ही इसको देख लेते हैं, पता कर लेते हैं। तो 29 के शाम को हमारी टीम ने सादे कपड़े में प्राइवेट कार में बैठ के वो घर को देख लिया। तो वो घर को देख के आ गए और उन्होंने पता नहीं लगने दिया कि मतलब इस घर की हमने रैकी किया है। जैसे ये गाड़ी है, घर है, सामने से कार निकली, अंदर बैठा वो बता दिया आदमी कि ये फलां घर है, देख लिया, ठीक है। अब वो घर चूँकि हमारे ही एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में था तो उसका लेआउट, सड़क, गली हमें पहले से पता था। रात में हमने प्लान बनाया 29 पब्लिक 30th को और करीब 3:30 पौने 4 बजे भोर में मकान को घेरा और बिना जाने हुए के अंदर कितने लोग हैं, कौन है, इतना पता था कि ये जैश ए मोहम्मद की हाइड आउट है। और उस मकान को हम लोगों ने ग्राउंड फ्लोर सर्च किया, फर्स्ट फ्लोर सर्च किया, टॉप फ्लोर पर पहुँचे तो जिस कमरे में हम आप बैठे हैं ऐसे ही कमरा था और कुछ भी ऐसा देखने से नहीं लग रहा था कि इसके अंदर कोई तिलिस्मी चीज़ है। एक दिमाग में बात थी कि सीक्रेट चैम्बर इसमें हो सकता है। तो उसको एक सरसरी नज़र से देखने से तो कुछ दिखा नहीं। तो फिर हमने वो कारपेंटर हमारे साथ था जिसने डिज़ाइन किया था, तो कारपेंटर से हमने ये निकलवाने की कोशिश की कि मतलब इसमें है कहाँ। तो कारपेंटर ने दीवार पे एक काफ़ी बड़े साइज़ के फिटेड शीशे की तरफ इशारा किया, लुकिंग मिरर था और उसके नीचे एक ट्रे था
जिसमें परफ्यूम्स, कंघी, कुछ पाउडर, ड्रेसिंग टेबल के जो मटेरियल होते हैं वो रखे थे। तो उसकी तरफ इशारा किया। अब अगर ऐसा कोई इशारा करे तो आप क्या मीनिंग समझें कि ठीक है ड्रेसिंग टेबल है, बट वो ड्रेसिंग टेबल, वो ड्रेसिंग मिरर का जो एक साइड था वो हिंज पे था, यानी उसको आप खोलेंगे तो कंप्लीट वो खुल जाएगा, और उसके पीछे पैरेलल चैम्बर था। जब जाना चाहे सीक्रेट चैम्बर में तो आप खोल के घुस जाइए, अंदर से सिटकिनी लगा लीजिए। रूम में बैठने वाले को दिखेगा ये तो लुकिंग मिरर है, लेकिन उसके साथ एक पैरेलल रूम था। तो मुझे लगता था कि गाजी बाबा सोता तो इसी कमरे में था, लेकिन घेराबंदी होते ही वो चुपचाप उस सीक्रेट चैम्बर में चला जाता था। इससे पहले भी शायद तलाशी हुई होगी जिसमें लोग रूम देख के चले गए होंगे, क्योंकि उनके पास वो नहीं था जो हमारे पास था, कारपेंटर था हमारे पास। तो कारपेंटर के निशानदेही पर हमने ग्लास तोड़ा, और ग्लास तो क्या था, वो तो एक पर्दा था, और ग्लास से वो हमको देख रहा था, हम उसे नहीं देख रहे थे। वन साइडेड मिरर था, और क्लोज सर्किट टीवी नाइट विजन डिवाइस लगा था जिसको हमें पूरा स्क्रीन पर मॉनिटर कर रहा था। ग्लास के टूटने के बाद शायद उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, उसने इमीडिएटली फायर किया हमारे पे। तो पहले झटके में तो हमारे अंगरक्षक बॉडीगार्ड कांस्टेबल बलवीर को गोली लग गई, वो शहीद हो गया। और ग्रेनेड के स्प्लिंटर से हमारे ऑपरेटर को चोट लग गई, 2-3 जवानों को लगी, उनको कमरा छोड़ना पड़ा। लास्ट में हम 3 लोग बचे। तो जो फर्स्ट काउंटर फायर में लगता है एक टेररिस्ट को गोली लग गई, तो वो बॉडी उसकी हाफ लटकी हुई थी, और जो दूसरा था वो निकल के जंप करके भागा तो टेरेस में वो गोली उसको लगी, नीचे मारा गया। थर्ड पाकिस्तानी टेररिस्ट ऑलरेडी हमारे कब्जे में था। तो जो फर्स्ट झटके में मारा गया वही गाजी बाबा निकला, और उसकी आइडेंटिटी अगले दिन पहचान हुई तब, जबकि उन्होंने वायरलेस सेट पर इनके इंटरसेप्शन चेक हुए, और जिसने इंटरव्यू लिया था जी के करस्पॉन्डेंट ने, वो आके बॉडी पहचाना, क्योंकि वो इसको पहचानता था। इंटरव्यू से पहले इसने ओपन फेस से बात किया था, और जब कैमरा ऑन हुआ तो उसने व्हील लगा लिया था, और उसके बाद तो उनका इंटरसेप्शन आ गया। और जो जिंदा पाकिस्तानी हमारे पास था उसने फिर बॉडी पहचानी, क्योंकि ये तो उसी का डिप्टी चीफ था। तो फाइनली उसकी पहचान हुई। हमको बहुत क्रिटिकल इंजरीज हो गई, और मैं इवैक्यूएट हुआ वहाँ से हॉस्पिटल के लिए, जहाँ मुझे ऑपरेट किया गया मिलिट्री हॉस्पिटल में। एक गोली अंदर थी, इंटेस्टाइन कंप्लीट, एब्डामेन ओपन किया, हाथ को रिकंस्ट्रक्ट किया, ये पूरा हाथ शैटर्ड, हाँ ये पूरा हाथ शैटर्ड हो गया था। आप देख सकते हैं कि ये पूरा ही उड़ गया था। ये हाथ छोटा भी हो गया बाद में, और रिस्ट्रिक्टेड है, ये मूव नहीं करता, ये उड़ गया था। इसको बाद में डॉक्टरों ने बनाया। इसके बाद मुझे लेफ़्ट चेस्ट पे चोट लगी थी, लेकिन एक स्टील का मेडल था, उसने पूरा ब्रंट ले लिया, तो वो मेरे पास है जैसा वेनियर रखा हुआ है। बाकी गोली फाड़ के साइड से जो मांस का पार्ट है, फ्लैश का पार्ट, वो फाड़ के निकल गई। दाहिने पैर में एक शॉट लगा था, बट फ्रैक्चर नहीं हुआ, बोन नहीं गई थी, और पेट में लगा था। तो मैं मिलिट्री हॉस्पिटल में ट्रीट हुआ इधर। तब तक आग की तरह से खबर फैल गई। 30 तारीख को उसकी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश हो गई। डायरेक्टर जनरल यहाँ से गए, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अडवाणी जी ने बयान दिया कि वी आर प्राउड टू से दैट आवर फोर्सेज हैव किल्ड इंडियाज ओसामा बिन लादेन गाजी बाबा। जबकि अभी अमेरिका लादेन को ढूंढ रहा था। अमेरिका ने 10 साल बाद मारा, 2011 में मारा है, ये 2003 में मार दिया गया था। तो ये फिर आए, फिर बधाइयाँ आई, पूरा देश में एक खुशी की लहर गई। और इस इनकाउंटर में 12 गैलेंट्री मेडल मिले थे, जिसमें देश के रक्षा विभाग यानी डिफेंस का सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कीर्ति चक्र मुझको मिला, और जवान जो बलवीर शहीद हुए उन्हें शौर्य चक्र, और बाकी 10 अफसरों और जवानों को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री सर्विसेज। आपके तो अलावा किसको चोट लगी इसमें? तो मेरे अलावा सीपी त्रिवेदी सेकंड इन कमांड को चोट लगी थी, MR बेनूचंद्रन असिस्टेंट कमांडेंट को चोट लगी थी, नीलकमल दास कांस्टेबल, उसके तो शोल्डर में गोली लग गई, हाथ में लगी, 2 उंगली उड़ गई। और उसके बाद राजेश भदौरिया, मानिक नाथ, उसके बाद हेमचंद जोशी,
इन सबको ग्रेनेड की इंजरीज लगी थी, बट फैटल इंजरी मेरी बहुत ज़्यादा थी। बाकी लोग ख़तरे के बाहर थे। मेरा केस थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि मेरा कंप्लीट ग्लूटल रीजन फाड़ना पड़ा, पेट फाड़ना पड़ा, हाथ रिकन्स्ट्रक्ट किया। 2007 में तो उन्होंने कोलोन निकाल दिया मेरा, तो मेरा आर्टिफिशियल पाउच पे पेट के अंदर क्रिएट किया, तो वो प्रॉब्लम है मेरे साथ हो रहती है। हाथ में जो डिफॉर्मिटी है, बट लाइफ ठीक है, चल रही है, इट्स मूविंग ऑन। तो दैट इज़ द सक्सेस स्टोरी ऑफ गाजी बाबा इन द एलिमिनेशन ऑफ जैश-ए मोहम्मद चीफ ऑपरेशनल कमांडर हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर 13 दिसंबर 2001 पार्लियामेंट अटैक, जिसका एक चैप्टर था, वो बहुत बड़ा चैप्टर, उसका खूनी चैप्टर था। और उसके बाद जैश की लीडरशिप 13 साल तक शांत रही। पठानकोट एयरबेस अटैक 2 जनवरी 2016 तक। सर, ये जो आपको गोलियां लगी, कौन कौन से हथियार की गोलियां थी? ये AK-47 की सारी गोलियां थी। ओके। क्योंकि AK-47 ही मेन वेपन होता था जो टेररिस्ट यूज़ करते थे, ज़्यादातर AK-47। तो ये सारी गोलियां वही थी। हमारे केस में तो MRI होनी थी, तो एम्स ने बोला कि गोली अंदर लॉज्ड है तो हम MRI नहीं कर सकते, तो उन्होंने सैंपल बुलेट मांगा था। तो सैंपल बुलेट जो पेश किया था BSF ने, वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर गई थी। तो ये तो जो CT स्कैन के फ़ोटो से भी क्लियर है कि ये AK-47 ही था। वो अभी भी एक्सरे और CT स्कैन में दिखता है, आता है। ये कैसे मतलब खुद को तैयार किया इससे फाइट करने के लिए कि आई हैव टू सर्वाइव एट एनी कॉस्ट? क्रिटिकल था, और वाकई में एक आर TV चैनल पे तो उन्होंने मतलब एक तरह से शहीद शब्द भी यूज किया, क्योंकि जिस कंडीशन में मुझे इवैक्यूएट किया गया था वो बड़ा लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज था। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब एक बार क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन में जब ऐसी इंजरीज हो जाती हैं, तो मुझे लगता है जो एक ऑपरेशनल सिचुएशन में आप होते हैं ना, तो वो ऑपरेशनल सिचुएशन, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक आप इतने बड़े ट्रुप्स को लीड कर रहे हैं, आपके पीछे पूरे बटालियन का मोराल है, और उसमें शहीद भी हो चुका है कोई, आपके कामरेड इंजर्ड हैं, तो ऐसे हालत में अगर जान बाकी है, आदमी ज़िंदा है, तो अपनी इंजरी को बहुत ज़्यादा वो कमोमरेट नहीं करता। अपनी इंजरीज़ ठीक है, उसकी अपनी इंजरीज़ हैं, उस इंजरीज़ को एड्रेस हैंडल कर रहा है, लेकिन उसको लगता है यार मुझसे बड़ी तो वो कांस्टेबल बलवीर जो शहीद हो गया वो तो ज़िंदा नहीं है। और फिर ये लगता है कि इतने बड़े बटालियन को आप लीड कर रहे हैं, फिर लगता है यार इसकी सक्सेस बहुत ज़्यादा हुई, ये गाजी बाबा जिंदा रहता तो पता नहीं भाई और कितने कांड करता। जो आदमी भारतीय संसद पर अटैक करा सकता है, तो उसकी कैपेसिटी तो प्रूवन है। तो जो इससे रिलेटेड सक्सेस मिलती है ना जी, और जो एडमिरेशन मिलता है, पब्लिक का अप्रिशिएशन मिलता है, एक्नॉलेजमेंट मिलता है, मुझे लगता है वो चीज़ें आपकी तकलीफ को बहुत कम कर देती हैं। तो आपकी जो फिज़िकल इंजरीज़ हैं, जो क्या कह सकते हैं शरीर जनित जो पेन है, वो एक तरफ होता है, लेकिन साथ साथ बैकअप माइंड में कहीं न कहीं ऐसे मोटिवेशन का भी एक पूरा स्टोर हाउस होता है ना, जो आपको फीलिंग देता है, अरे सो व्हाट, ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ, लगा ट्रीटमेंट हो रहा है, आई एम इम्प्रूविंग, जान बच गई, तो मैं हतोवा प्राप्त स्वर्गम जीतवा वा भोक्ष्य महिम तो उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। तो भाई लाइफ आपकी बच गई, तो इसका मतलब कि गॉड इज़ ग्रेसफुल, ईश्वर आपके लिए खड़ा है, उसने आपका जीवन बचा दिया। आप इस सक्सेस स्टोरी को कहने के लिए उपलब्ध हैं, आप अपनी वीरता को भोग रहे हैं। पर किसी मोमेंट पे कभी तो डर लगा होगा इस तरह से आमने सामने आतंकवादियों? जरूर डर लगता है, क्योंकि जो किरदार BSF का वैली में था, और फॉर दैट मैटर आर्मी, CRPF, एनी फोर्सेस, जेके पुलिस, उसमें मरने का जी, या गंभीर रूप से घायल होने का 2 खतरा हमेशा रहता है। राइट। अगर वाइटल इंजरी नहीं हुई तो डॉक्टर्स अपना रोल प्ले करेंगे, तो उसमें जान बच गई, तो मतलब फिर भी इंजर्ड हो गए आप, आपके साथ जो डिसेबिलिटी डिफॉर्मिटी है, आप यू हैव टू लिव विद दिस। तो ऐसे तो बहुत मौके आए कि लगा कि अब शायद एम्बुश में फंसे हम। जाते ही 1994 के फेज़ में पुलवामा में
डे लाइट में लोजूरा गांव में एम्बुश हो गया हमारे गाड़ी पे, दौड़ दौड़ फायर चल रहा है गाड़ियों पे। खैर किसी को लगा नहीं, हमारे में कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, लेकिन रास्ते में रोक के एम्बुश। ये डॉक्टर नबी उमर जहाँ का रहने वाला था, इसका गांव मेरे जुरिडिक्शन में था, कोयल गांव। कोयल एक गांव है जो अवंतीपुर एयरफील्ड के नीचे है, ये उसी गांव के दोनों रहने वाले थे, डॉक्टर अदील और ये दोनों। इनके गांव में एक स्लोप बनता था, एक 45 डिग्री की पहाड़ी से ढलान बनती थी। तो गाड़ी जब ढलान पर डाउन जाती थी ना, तो ऊपर टॉप से ग्रेनेड डालते थे ये। तो मेरी पार्टी पे 2 बार ग्रेनेड पड़ा, इंजरीज हुई लोगों को, आईडी में गाड़ियाँ उड़ गई, तहाब रोड पे कैंपस पे सुसाइड अटैक हुआ, पुलवामा में रॉकेट अटैक हुआ कैंपस पे। तो ये रोज़मर्रा की चीज़ थी। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं कि ये हथियार गोली जितना है ना, इस पे भी मुझे लगता है नाम ज़रूरी है। तो जब नाम लिखा होता है तभी ज़िंदगी जाती है। बाकी जितनी गोलियां चलती हैं, जितने अटैक्स होते हैं वो होते हैं, बट रिस्पांस भी फोर्सेस का इस लेवल का होता है कि मतलब पुलवामा जैसी कोई बड़ी घटना हुई तो नहीं कह सकते, अदरवाइज़ ये सांप छछूदर का गेम है, आँख मिचौली टेररिज्म हैंडल करना। आज आप बैठे हैं 7 बजे शाम को, रात के 8 बजे पता चला कोई और कहानी हो गई। ये प्रोबेबिलिटी हमेशा रहती है, सिर पे ये ख़तरा मंडराता रहता है और वो बाद में आपके लाइफ का पार्ट बन जाता है। ऐसे नहीं लगता कि आप कोई बड़े डिफरेंट सिचुएशन में। आप तो लेकिन दोनों हाथ से शायद गोली चला पाते थे। आई कैन इक्वली फायर वेल फ्रॉम माई लेफ्ट हैंड आल्सो। हालांकि मेरा मास्टर हैंड राइट है। आज भी इस ख़राब हाथ से ही मैं लिखता हूँ। हाँ, तो मेरा यही जानना चाहती थी कि बिकॉज़ अब आपका राइट हैंड उस तरीके से थोड़ा सुपनेशन पुनेशन नहीं है, लेकिन पेन टेढ़ा मेढ़ा मैं इसी हाथ से पकड़ता हूँ और मैं इसी से यही फिर मेरा रिज्यूम कर गया। लेकिन फायरिंग पता नहीं क्या है, मैं लेफ़्ट से भी कर लेता हूँ एंड आई डू इक्वली वेल। तो और उससे ये समझ आई कि जो फायरिंग स्किल है उसका हाथ के ताकत से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, यानी हाँ इट्स बेसिकली गवर्न बाय ब्रेन। और ये जितने शूटर हैं वो भी इस बात को तस्दीक करेंगे कि हाथ तो एक प्लेटफॉर्म है, जिससे मीडियम है, प्लेटफॉर्म है जिससे आप वेपन को होल्ड करते हैं, लेकिन जिस स्किल है, स्किल इज ग्रॉसली गवर्न बाय द ब्रेन, मेरा ऐसा मानना। और एक और कनेक्टिंग स्टोरी इससे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जिस टेरर ऑर्गेनाइजेशन ने ये अटैक किया उसका जो सुप्रीम कमांडर है वो भी दिसंबर में ही छोड़ा गया था। वो 31 दिसंबर 2001 को 31 दिसंबर 1999 को कंधार में छोड़ा गया था, तो वो भी दिसंबर महीना ही था। 24 दिसंबर को भारतीय जहाज IC-814 जिसको नेपाल की राजधानी त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट काठमांडू से मिड एयर में हाईजैक किया गया था और उसको राजासासी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर में लैंड कराया गया था। 49 मिनट तक वहाँ एयरक्राफ्ट था। वहाँ से वो लाहौर रिफ्यूलिंग के लिए गया, फिर अलमिनात गया वो दुबई एयरफोर्स टेक्निकल एयरपोर्ट पे, और फाइनली वो एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन जो कंधार था जहाँ तब तालिबानीज का रूल था वहाँ पर वो उड़ा के ले जाया गया और उसको 24 दिसंबर को ही हाईजैक किया गया था। और हमारे ऑलमोस्ट 160-170 पैसेंजर्स जो उसके अंदर थे वो उसके बंधक रहे। कब तक बंधक रहे? 31 दिसंबर 99, यानी वो एयरक्राफ्ट 31 दिसंबर को भारत को सुपुर्द किया गया कंधार में और उसके बदले रिहाई कराई गई 3 आतंकवादियों की जिन्हें भारतीय जेल से ले जाकर कंधार में छोड़ा गया। उनमें एक शख्स था मौलाना मसूद अजहर, और मौलाना मसूद अजहर ने उसके 3 हफ्ते बाद ही 21 जनवरी 2000 को बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद नाम के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। और वह मौलाना मसूद अजहर हमारा वांटेड टेररिस्ट है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के तरफ से भी वांटेड टेररिस्ट है और वो 25 साल से भारत के लिए वांटेड है। और वह आदमी पिछले 25 सालों से भारतीय ज़मीन पे जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की कमांड को होल्ड कर रहा है, जिसमें कि लेटेस्ट आपका 10 नवंबर 2025
लाल किला में डॉक्टर उमर ने जो ब्लास्ट किया, और इतना बड़ा जैश का टेरर मॉड्यूल JNK पुलिस, दिल्ली पुलिस की मदद से, यूपी पुलिस की मदद से गिरफ्तार हुआ है, जिसमें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस केस को हैंडल कर रही है। ये गिरफ्तारियां हो रही हैं डेली, इसमें केस में कुछ प्रोग्रेस हो रहा है। और मैं ये कहने का अर्थ मेरा ये है कि एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन क्वार्टर सेंचुरी, मतलब एक चौथाई शताब्दी से भारतीय ज़मीन पे बेगुनाह लोगों के खून बिखेर रहा है सड़कों पे, आतंकवादी गतिविधियां करके। और ये सारी गतिविधियां जैश ए मोहम्मद के सुप्रीम कमांडर मौलाना मसूद अजहर के ज़रा निगरानी में हो रही है, जिसका मुख्यालय बहावलपुर में है और जिसके बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप्स हैं POK में और पाकिस्तान के तमाम ऐसे शहरों में जो हमारी सीमा के बहुत करीब हैं, इंक्लूडिंग सियालकोट। तो कहने का अर्थ है कि यह ऑर्गेनाइजेशन इतना डेडली है और यह ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ भारत के अगेंस्ट बनाया गया है जी। और इसने अभी अपना टेरर स्प्री है वो कंटिन्यू रखा हुआ है, जिसमें बहुत सारे लैंडमार्क टेरर अटैक हैं, जिसमें फरवरी 2019 के अटैक का जिक्र किए बगैर शायद जैश ए मोहम्मद के पाप की हिस्ट्री कंप्लीट नहीं होती है, जिसमें CRPF के 42 सैनिक शहीद हुए ब्लास्ट से। और ब्लास्ट की हिस्ट्री ही जैश से जुड़ी हुई है, सुसाइड की हिस्ट्री जुड़ी हुई है जैश से, क्योंकि जब कश्मीर में सुसाइड अटैक का फेज़ आया था तो सुसाइड अटैक का फेज़ को पहली बार अगर किसी ने डेमोन्स्ट्रेट किया तो जैश ए मोहम्मद ने किया। ये अटैक सन 2000 में हो चुका था और 2000 के अप्रैल महीने में और नवंबर महीने में श्रीनगर सिटी के 15 कोर हेडक्वार्टर के सामने ब्रिटिश बार्न कश्मीरी नेशनल बिलाल ने पहला सुसाइड अटैक किया था, कार ब्लास्ट। और उसके बाद दूसरा सुसाइड अटैक नवंबर महीने में हुआ था उसी साल, और वही 2000 साल है जिसमें जैश की स्थापना हुई थी जनवरी में, और संस्थापक यही था मौलाना मसूद अजहर। उसके बाद इन्होंने सुसाइड मिशन को इतना इंटेंसिफाई किया कश्मीर में कि जिसमें JNK असेंबली अटैक 1 अक्टूबर 2001 और उसके करीब 10 हफ्ते बाद पार्लियामेंट अटैक दिल्ली में 13 दिसंबर 2001, ये दो जो अटैक थे ये बड़े सेंसेशनल अटैक थे। और ये भी देखिए कि इन दोनों अटैक के बीच में एक घटना होती है अमेरिका में जिसको 9/11 बोलते हैं। 9/11 की घटना भी इन दोनों घटना के ठीक बीच में सैंडविच्ड है। 9/11 में इसलिए रेफर कर रहा हूँ कि 9/11 का कंप्लीट आर्किटेक्चर अलकायदा ने बनाया था, और कहीं न कहीं जैश ए मोहम्मद और अलकायदा अपनी आइडियोलॉजी में एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। और उस अटैक के बाद पूरे दुनिया में आतंकवाद की एक नई परिभाषा लिखी गई, क्योंकि उसका विक्टिम था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो कि शायद नए मिलेनियम के पहले गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट के व्यसन से वो बड़ा प्रभावित था। मतलब टेरर ग्रुप जो अमेरिका को से उसकी एनिमिटी ना हो, उसका अमेरिका से कोई नुकसान ना हो, वो एक दूसरे उसको एक अलग नज़रिए से देखा जाता था। थर्ड वर्ल्ड कंट्री में अगर वही टेरर आउटफिट बेगुनाहों की जान ले रहा है तो एज लॉन्ग एज अमेरिका उससे परेशान नहीं है, वो बैड टेररिस्ट नहीं है। लेकिन 9/11 ने तो पता चला एग्जैक्टली टेररिज्म होता क्या है। तो जाके पाँव न फटी बेवाई ताका जाने पीर पर आई। तो जब 2600 अमेरिकन सिटीजन, आई एम सॉरी फॉर दैट, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर ब्लास्ट में मारे गए, तो उसके बाद अमेरिका को एहसास हुआ कि ये आतंकवाद किसी एक देश की समस्या नहीं है, एक ग्लोबल प्रॉब्लम है जी। और उसके बाद दे स्टार्टेड टोटल वार अगेंस्ट अलकायदा बाय गिविंग अ लाइटनिंग कॉल टू जनरल मुशर्रफ हु वाज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान दैट टाइम। डिक चेनी का पहला कॉल था कि
WTO के अटैक के बाद अमेरिका की ये प्लानिंग है, आर यू विथ अमेरिका आर नॉट? आप अमेरिका के साथ हैं और नहीं हैं तो आप आतंकवादियों के साथ हैं, दोनों में कोई एक आंसर आपको देना पड़ेगा। एंड जनरल हैड नो चॉइस बट टू से दैट आई एम विद यू। तो उसके बाद से आतंकवाद की एक नई परिभाषा लिखी गई। जैश भी बैन हुआ इसी वजह से, जैश मोहम्मद को भी उनको बैन करना पड़ा आफ्टर पार्लियामेंट अटैक। और ये अलग बात है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन में वीटो अभी भी चाइना मौलाना मसूद अजहर के अगेंस्ट जो प्रस्ताव है उस पर वो अपना वीटो लगाया था। लास्ट तक तो यही था प्रोग्रेस। तो कहने का मतलब है कि अभी भी कहीं न कहीं आतंकवाद को लेके दुनिया में माइटी कंट्रीज़ भी अभी भी कुछ कन्फ्यूज़न है उनको, और अभी भी उसको वो लोग एक गेम के तौर पे ही लेते हैं। हालांकि सिचुएशन पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हुई है और बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसके बाद आए एग्जिस्टेंस में, जिसमें आपको पता है कि FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसके बाद इंटरनेशनल वॉच डॉग्स, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आतंकवाद को लेके अब चर्चा होती है। और जो ट्रांसनेशनल टेररिस्ट्स हैं उनके लिए रेजोल्यूशन पास होता है। तो कुल मिला जुला के अब यह एक ग्लोबल मुद्दा ज़रूर है, इतना बदलाव आया है। लेकिन भारत ऑफ गार्ड रहे ऐसी सिचुएशन नहीं आई है। भारत के खिलाफ ये चुनौती 25 साल पहले भी यही थी, 35 साल पहले भी यही थी, और 2025 और आने वाले सालों में भी मुझे लगता है कि हमको जो थोड़े हमारे गैप्स हैं ना, जो लूज एंड्स हैं, गैप्स हैं, जहां हमें अपनी नेशनल सिक्योरिटी में को ज़्यादा रिवैम्प करना है, जहां ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, उस पे एक सस्टेन्ड और प्रॉपर वर्क करने की अभी भी आवश्यकता है। जिससे कि जो नवंबर 2025 की घटना हुई है, ये तो समझिए कि मेहरबानी जेके पुलिस की और उस पूरे टीम की को हमें बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिन्होंने इतने बड़े मॉड्यूल को एक प्रिमिटिव स्टेज में एक्सपोज किया। देखिए आसान नहीं है। जैश वगैरह के स्लीपर सेल को, इनके OGWs को, इनके मोटिवेटेड कार्डर को इतने बड़े पैमाने पर एक्सपोज करना और उस केस को डिटेक्ट करना, ये छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं है। क्योंकि एक अनफॉर्चुनेटली जो पैनिक स्लिप ऑफ में एक ब्लास्ट लाल किले के सामने हुआ और एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट नौगांव पुलिस स्टेशन श्रीनगर में हुआ। इन दोनों घटनाओं में जो बेचारे जो निर्दोष लोग हैं उनकी मौतें हुई, जिसके लिए हमें बड़ा दुख है। लेकिन ये भी आपको बता दूं कि जिस लेवल का प्रिपरेशन था, जिस लेवल का लॉजिस्टिक्स था, जिस लेवल का कार्डर का मॉड्यूल था, मुझे लगता है कि शायद यह दिसंबर हमारा ब्लडी दिसंबर होता। जिस दिसंबर में हम बात पे चर्चा कर रहे हैं, दिस दिसंबर 2025 वुड हैव टर्न इनटू पूल ऑफ ब्लड अगर ये टाइमली डिटेक्ट नहीं होता। तो कहते हैं ना कि यू हैव टू बी लकी एवरी डे बट टेररिस्ट हैज़ टू बी लकी जस्ट वंस। 364 दिन आप टेरर अटैक बचाते रहें, आपकी भाग्य बड़ी अच्छी है तो बच जाएगा। लेकिन आतंकवादी एक लकी डे को वेट करता है और वही लकी डे 13 दिसंबर 2001 होता है, जिसमें संसद जैसे टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी पे भी पाकिस्तानी टेररिस्ट 11 बजे दिन में, जबकि संसद सेशन में है, 242 सांसद अंदर बैठे हैं, उपराष्ट्रपति श्री कृष्णकांत जी का भाषण समाप्त होता है, वो एग्जिट कर रहे होते हैं, और इतनी बड़ी अडॉसिटी, इतनी बड़ी हिम्मत 2001 से पहले की जो जनरेशन होगी या 2001 में जो बचपन में रही होगी, तो मुझे लगता है कि 2008-9 से पहले की जनरेशन के लिए तो एक इतिहास का पन्ना है। लेकिन हमें याद है वो दिन जब उस दिन हम कश्मीर में थे और श्रीनगर में टीवी में हमने जब वो न्यूज़ देखा, एक बार मन में ख्याल आया कि कश्मीर खाली आतंकवाद से प्रभावित है कि दिल्ली भी है, क्योंकि उससे पहले
दिल्ली में ऐसा सेंसेशनल अटैक हुआ हो, ये ना हमने देखा था ना सुना था। पंजाब टेररिज्म के बैकग्राउंड में दिल्ली के अंदर कार ब्लास्ट, ट्रांजिस्टर ब्लास्ट और घटनाएं हुई थी, लेकिन और इतना बड़ा अटैक पाकिस्तान से आए हुए जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट लॉन्च करें और ऐसा इरादा कि हम पूरी पार्लियामेंट को सीज कर लेंगे, पूरी लीडरशिप को सीज कर लेंगे और इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल मीडिया के सामने हम जो बयान करेंगे, हम जो बोलेंगे, हम जो टर्म्स डिसाइड करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को घुटने पे लाना, हमारी इस डेमोक्रेसी को एक तरह से हेल्पलेस देखना, और इसका बड़ा भारी प्लान था उनका जी। जो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो दिसंबर महीना हमारे लिए बड़े ख़राब यादों वाला भी महीना रहा है, लेकिन दिसंबर महीना में पार्लियामेंट अंडर सीज जैसी घटना एवर्ट भी हुई है, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये इसका पॉजिटिव पहलू है। तो आपने बड़ा टाइमली क्वेश्चन आपने पूछा है। जी, थोड़ा सा फ्लैशबैक पे जाते हैं। और जब ये अटैक हो गया उसके बाद तो ऑफ कोर्स जो उनके इरादे थे वो तो उस तरह से फुलफिल नहीं हो पाए। आप सबका एक ही मंशा थी उस टाइम पे कि जो जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया है उनको पकड़ लिया जाए, और पकड़ बल्कि हो सके तो ख़त्म कर दिया जाए कि इतना बड़ा, इतनी कहते हैं ना कि ये ज़रूरत करने वाली। तो ये आप उस टाइम पे कश्मीर में थे? जी, मैं तो आपके पास जी कश्मीर में मैं सेकंड टेन्योर सन 2000 में चला गया था। जो पहला फेज़ था मेरा 1994 से 1997 साउथ कश्मीर का था जी। तो वो रूरल कश्मीर में मेरा डिप्लॉयमेंट था। साउथ कश्मीर हॉट बेड, बड़ा ही चैलेंजिंग एरिया रहा है, अनंतनाग, पुलवामा, और कश्मीर से रिलेटेड आतंकवाद की घटना का चैप्टर पूरा ही नहीं होता अगर पुलवामा की चर्चा न की जाए। जी जी बिल्कुल। क्योंकि पुलवामा एक ऐसा भौगोलिक ज़िला है जहाँ से निकले हुए रेडिकल आतंकवादी उन बड़े नामचीन इंसिडेंट्स के पार्ट रहे हैं जो कि हम चर्चा कर रहे हैं। तो उस एरिया में मैं 94 to 97 रहा। 97 के बाद 3 साल में बाकी जगह डिप्लॉयड रहा, और सन 2000 में दोबारा मैं श्रीनगर डिप्लॉय हुआ। तो मैं सन 2000 के फेज़ में मैं जब गया तो श्रीनगर सिटी टोटली सुसाइड अटैक, कॉप किलिंग और ग्रेनेड ब्लास्ट, ये 3 तरह की घटनाएं रोज़मर्रा की घटना हो गई थी। मतलब इट वाज जस्ट लाइक ए मूविंग कॉफिन। आप गाड़ी में चल रहे हैं, यू आर नॉट श्योर कि कोई पीछे से आपके गाड़ी में ग्रेनेड डाल देगा। जवान ड्यूटी पे जा रहे हैं, उनके ऊपर ग्रेनेड पड़ेगा। डाउनटाउन के भीड़ भरे एरिया में वो सुबह से रात तक पेट्रोलिंग और ड्यूटीज़ पे खड़े हैं, उनको साइलेंसर पिस्टल से खोपड़ी पर सटा के उनका भेजा उड़ा दिया जाएगा, या किसी भी फोर्सेस के हेडक्वार्टर पर कार भरी गाड़ी से ब्लास्ट कर दिया जाएगा, या बिना ब्लास्ट किए दौड़ता हुआ टेररिस्ट आएगा और कैंपस में घुसने की कोशिश करेगा। ये घटनाएं बड़ी आम हो गई थी सन 2000 में। तो वो 2000 का फेज़ था, जुलाई शायद, कि मैं श्रीनगर में दोबारा गया और मुझे एरिया मिला डलगेट एरिया, जो कि डाउनटाउन का बड़ा थिकली पॉपुलेटेड एरिया है। और अगर आप श्रीनगर सिटी की बनावट देखें तो पूरा शहर झेलम नदी से 2 तरफ डिवाइड होता है। तो झेलम नदी के नॉर्दर्न वाला पार्ट जो है वो अप टाउन बोलते हैं, और उससे साउथ वेस्ट वाला पार्ट डाउन टाउन बोलते हैं। लेकिन कुल मिला जुला के झेलम नदी के दोनों तरफ ह्यूजली थिकली पॉपुलेटेड एरिया है। लेन्स, बाई लेन्स, हाई राइज ओल्ड बिल्डिंग्स, छुपने का रास्ता, भागने का रास्ता। तो उस एरिया को गार्ड करने का मतलब है कि एक जवान राइफल लेके 24 घंटे ड्यूटी दे रहा है, और वो कौन सी गोली उसके लिए बनी है उसको नहीं पता। यानी नहीं मारा गया तो उसका लक है, और गोली लग गई तो उसका बैड लक है। ऐसे हालात में फोर्स काम कर रही थी, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ श्रीनगर सिटी के हेल्म ऑफ अफेयर्स में थी। यानी श्रीनगर सिटी की सुरक्षा थी ही बीएसएफ के पास। वैसे बीएसएफ ऑल ओवर कश्मीर डिप्लॉयड थी, लेकिन श्रीनगर शहर एक्सक्लूसिव बीएसएफ के पास था। बीएसएफ जेके पुलिस चूँकि लोकल सिविल पुलिस थी, उसका रोल तो था ही, और बीएसएफ एक लीड ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे थी। तो सन 2000 का ये
सिचुएशन जब हमने देखा तो दिन में तो आप सो नहीं सकते थे, रात को भी नींद नहीं आती थी। और मुझे कमांडिंग ऑफिसर ने चुना नौहट्टा हॉट बेड में रहने के लिए। नौहट्टा एक ऐसी जगह है जो डाउनटाउन का सेंटर है, नालामार रोड के साथ। अगर आप श्रीनगर की ज्योग्राफी से परिचित हैं तो अगर हम डल गेट से शुरू करते हैं तो नेहरू पार्क पुलिस स्टेशन से शुरू होता है और अप राममुंशी बाग, उसके ऊपर जहाँ आप चलते हैं तो खानियार पुलिस स्टेशन, खानियार पुलिस स्टेशन के ऊपर हम लोग चलते हैं तो जैना कादर पुलिस स्टेशन, उसके बाद आपका नौहट्टा एरिया, उसमें काठीदर नौहट्टा के एरिया मलखा चौक पुलिस चौक, उसके बाद आपका गोजवारा, राजौरी कदल, नईद कदल, फिर आपका सराफा कदल, आपका बोरी कदल, कंप्लीट गोजवारा चौक, राजौरी कदल, जैना कदल, अली कदल और नवा कदल, सीमेंट ब्रिज, यानी कंप्लीट जो मैं नाम ले रहा हूँ, कदल बोलते हैं पुल को। तो जो झेलम नदी पे पुल जितने बने हैं ना, उनको उस लोकल स्थानिक मोहल्ले के नाम से कदल शब्द जोड़ते हैं। तो वो पुल एक ऐसा पार्ट है जो दोनों पार्ट को जोड़ता है। उस एरिया का जो सेंटर था नौहट्टा, वहाँ मेरा डिप्लॉयमेंट हुआ। नौहट्टा का ऐसा सिचुएशन था कि सुल्तान सिकंदर शाह के टाइम का 15th सेंचुरी की जो सबसे बड़ी मास्क थी वो नौहट्टा में थे, जिसको जामा मस्जिद बोलते थे। जामा मस्जिद से ज़्यादा सिग्निफिकेंट ये बात है जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हर फ्राइडे के दिन थाउजेंड्स का कॉन्ग्रेगेशंस होता था, थाउजेंड्स लोग प्रेयर के लिए इकट्ठा होते थे, जिसको कि मीर वाइज उमर फारूक तकरीर करते थे अंदर। और यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब तकरीर के बाद लोग बाहर निकलते थे तो कस्टमरी था पत्थरबाजी, और वो पत्थर कोई 1 2 4 20 100 50 नहीं, प्रॉपर लाइन बना के एक रो बना करके हमारे पोस्ट पे बंकर के ऊपर पत्थरबाजी होती थी। और उस पत्थरबाजी से बचने के लिए विंडोज़ और लूफोल पे भी हम लोग आयरन रॉड लगा रखे थे। अब पत्थरबाजी का सवाल है कि एक सवाल उठेगा कि पत्थरबाजी होती थी तो आप क्या करते थे? वो भीड़ 20 30 40 हज़ार की होती थी। उस पत्थरबाजी को अगर आप पत्थर का जवाब गोली से देने की सोचने लगे तो कितनी लाशें बिछेंगी कोई काउंट नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं था हमारे पास बंदूक गोले की कोई कमी थी या ऐसा हम करना नहीं चाहते थे, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस उसके बड़े सीरियस थे। कश्मीर को 11-12 साल से खून पसीने से हम लोग नॉर्मलसी की तरफ ला रहे थे। 89 to 90 के बाद जो आतंकवाद का सैलाब चला, उस आतंकवाद के सैलाब में तो लोग ये कहते थे अब कश्मीर आज़ाद हो गया। सौरा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स, क्योंकि अभी आपके नवंबर 2025 की घटना डॉक्टर से बहुत जुड़ी हुई है। डॉक्टर्स कहते थे, एक डॉक्टर था जिसने वहाँ MBBS किया था और उसको चेन्नई से PG की सीट मिल गई थी, तो वहाँ से निकला और वो चेन्नई जा रहा था। तो उसके HOD ने बोला, भाई मियाँ अभी तो चले जाओ तुम, क्या पता अगली बार आओ तो वीज़ा पे जाना पड़े तुम्हें। मतलब तब तक तो कश्मीर आज़ाद हो चुका होगा और जब भारत जाओगे तो तुम्हें वीज़ा लगवाना पड़ेगा। ये थॉट प्रोसेस था 1990, 91, 92, 93 में मेडिकल फ्रेटर्निटी का जो लोकल कश्मीर के लोग थे, इस्किम सौरा, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सौरा, कि भाई चले जाओ अभी तो, क्या पता अगली बार आपको वीज़ा पे जाना पड़े। मतलब ये आतंकवाद का हाल था। उसको 2001 के सिचुएशन में लाने में, 2000 के सिचुएशन में लाने में मैं तमाम अनाम सैनिकों, सीमा सुरक्षा बल, आर्मी, JK पुलिस, इंटेलिजेंस और तमाम एजेंसी के वे लोग जो शहीद हो गए, और वो लिस्ट इतनी लंबी है कि उन्हें अनाम शब्द देना पड़ रहा है, बिकॉज प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रीड आउट द नेम। जो फना हो गए, शहीद हो गए, सुपुर्द खाक हो गए, वो है नहीं स्टोरी सुनने के लिए। उनकी कीमत पे हम कश्मीर 2000 की सिचुएशन रिवर्ट बैक किए थे।
2000 में थॉट प्रोसेस सब चेंज हो गया था कि चल जरूर रहा है, बट इंडिया हैज़ गॉट अ वेल कंट्रोल ओवर द टेररिज्म इन कश्मीर। कश्मीर पे हमारा नियंत्रण ठीक ठाक है। अब 2000 के लिए 2000 की बात बोल रहा हूँ। जम्मू कश्मीर पुलिस फुली रिवाइव हो चुकी थी और जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी, उनका सिविल पुलिस का स्टाफ, बहुत ही अच्छी पकड़ उसकी टेररिज्म पे थी और उनका एक्शन शानदार था। तो हम जामा मस्जिद की पत्थरबाजी पर गोली कैसे चलाते, हम लोग उसे बर्दाश्त करते थे। ये भीड़ 1-1.5 घंटा पत्थर मारती थी, ये 4 साढ़े 4 बजे चली जाती थी तो उस सड़क पे इतने पत्थर पड़े होते थे कि उस पे गाड़ी नहीं चल सकती थी। गोजवारा चौक से नौहट्टा चौक, पानदान चौक से मलखा चौक या खनियार की तरफ जाने वाली सड़क पे ये सीन हमने एज एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ दैट पोस्ट देखा है। और ये हम एक बार ये सिचुएशन आई कि पत्थरबाजी के बीच मैं थोड़ा जोश में आ गया और डीआईजी मिस्टर के राजेंद्र थे, जो बाद में डीजीपी जेएनके बन के रिटायर हुए, वो आ गए और बहुत भयंकर तमाशा चल रहा था। मैं निकला जिप्सी लेके, पत्थरबाजों ने मेरे जिप्सी के पीछे सीमेंट का एक पुल रख दिया और आगे रख दिया और लगा कि विंड स्क्रीन तोड़ के ये हमें खींच लेंगे, निकाल लेंगे। 4x4 जिप्सी थी, मैं खुद चला रहा था क्योंकि वह एक ड्राइविंग सीट ड्राइवर की सीट नहीं थी। एज ए ड्राइवर आपको फाइटर भी होना है ना, मतलब गाड़ी को निकालना और फाइट करना, दोनों ही रोल आपका होता था। मतलब ऐसा नहीं कि आपको ड्राइवर सीट पे बैठे हैं और ड्राइवर निकाल लेगा। मैंने 4x4 में गाड़ी डाला और पता नहीं कैसे मैं एक्सीलेटर करा के मैंने गाड़ी उस सीमेंट के पोल से जंप करा के बाहर निकाला। तब तक विंड स्क्रीन का कांच टूट चुका था और पत्थर हमारे गोद में। ये सीन हमने देखा है। अब ये बात तो हुई सन 2000 की। 2000 की जब ये बात चली रही थी तो अचानक दिसंबर महीने में गवर्नमेंट ने सीज फायर का एक डिक्लेरेशन किया। जेएनके के टेररिज्म हिस्ट्री में सीज फायर सिर्फ एक बार हुआ है, वो भी महीना दिसंबर का था। शायद इस दौरान रमज़ान का पीरियड था, तो सरकार ने थोड़ा एक सॉफ्ट अप्रोच की कोशिश की कि इस दौरान हम जामा तलाशी और घेराबंदी नहीं करेंगे और हम 30 डेज ऑब्जर्व करेंगे। हम खाली रिएक्शनरी एक्शन करेंगे, प्रोएक्टिव नहीं करेंगे। लेकिन जैश ए मोहम्मद ने इस सीज फायर का जो बेजा फ़ायदा उठाया, इन्होंने सुसाइड अटैक बढ़ा दिए। गवर्नमेंट के ऑफर को इन्होंने कोई रिस्पेक्ट नहीं की। मैं ये बात उनके लिए कहना चाहता हूँ जो ओलिव लेकर के और ये बात को कहते हैं कि भाई वी शुड हैव ए सॉफ्ट अप्रोच, वी शुड शो लार्जर हार्ट, वी शुड बी लिटिल डिफरेंट फ्रॉम व्हाट टेररिस्ट आर थिंकिंग। तो जो एक मोहब्बत का फूल लेके भारत सरकार आगे बढ़ी थी, उसके बदले उन्होंने डल गेट 63 बटालियन बीएसएफ शाम के 4 बजे हमारे कैंपस पे सुसाइड अटैक किया। 440 हुआ था, मैं कैंपस में ही था। पहला संतरी सिपाही जगरूप सिंह का भेजा उड़ गया क्योंकि वो मोर्चे के अंदर खड़ा था और अपनी सैलरी की करेंसी गिन रहा था। लड़कों ने, हमारे जवानों ने तारबंदी का कांटा नहीं क्रॉस करने दिया और दोनों टेररिस्ट को मार दिया सड़क पे। तो हमारा डिजास्टर बच गया। यानी एक आत्मघाती टेररिस्ट आपके कैंपस में अगर दाखिल नहीं हुआ ना तो आपका डैमेज बच गया। अगर कैंपस में दाखिल हो गया तो स्नेक है ना, वो कहाँ जाएगा, किस पे फायर करेगा, फिर बहुत टाइम लगेगा उसको मारने में। मारा तो तब भी जाएगा लेकिन उसमें कीमत हमें ज़्यादा चुकानी पड़ेगी। एब्सोल्युटली राइट। उसके बाद हमने कहा तो ये तो सीज फायर चल रहा है। अब वो कैसे अटैक किया उन्होंने, क्योंकि सीज फायर के दौरान नाका पे बैरियर पे तलाशी बंद हो गई थी। तो नाका और बैरियर पे जो तलाशी होती थी ना, उससे ये डरे रहते थे। इसी तरह से घरों की तलाशी और बंद हो गई थी। भाई 30 डेज मत करो, लेट अस गिव ए ट्राई। उन्होंने उसका फ़ायदा उठा के वो कैंपस पे आ गए। उसके 4 या 5 दिन बाद ही इसी नौहट्टा में, जिसका मैंने सीन आपको बयान किया, काउसा की बिल्डिंग थी। एक काउसा कारपेट वीवर मर्चेंट थे, उनकी पुरानी बिल्डिंग थी, वही मेरा हेडक्वार्टर था। उसके फर्स्ट फ्लोर में मेरा कमरा था।
तो ईद के दिन मैं आ गया था हेडक्वार्टर में 2 किलोमीटर पे, कि जो हमारे मकान मालिक थे उनको ईद मुबारकबाद दे दें। मकान मालिक आप पूछेंगे तो जो होटल के मालिक थे, सीईओ ने बोला आ जाओ केक कटिंग ईद पे कर लेते हैं, क्योंकि हमारे जवानों में भी बहुत इस मुस्लिम लड़के थे, उन जवानों को के साथ हम ईद सेलिब्रेट करते हैं। क्रिसमस है तो केक कटता है, अगर कोई सिखिज़म से रिलेटेड त्यौहार है उसको भी हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हम लोग के ऑल इंडिया फोर्स है और वो उसी फरवर के साथ करते हैं। मैं ईद मुबारकबाद देने आया और उधर जैश ए मोहम्मद ने 80 kg का आईडी एक्सप्लोसिव, उस बिल्डिंग के नीचे दुकानें थीं, तो एक टेलर की दुकान थी, उसके अंदर उन्होंने गैस सिलेंडर के ऊपर आईडी लगाई और ब्लास्ट किया, और जो मेरा रूम था उसका आधा से ज़्यादा पार्ट हवा में उड़ गया, हवा में उड़ गया, कपड़े जल गए। मैं बच गया क्योंकि मैं था नहीं उस समय उस रूम में। और अगले दिन कश्मीर टाइम्स में एक 3 मिलीमीटर बाई 3 मिलीमीटर की न्यूज़ निकली थी, मुझे याद है आज भी, मेरे पास कटिंग रखी है। एक छोटा सा कैप्शन निकला था, जैश क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्लोइंग द BSF कंपनी हेडक्वार्टर एट नौहट्टा। ठीक है, हम न्यूज़ वैल्यू की इतनी चीज़ थे हम लोग उस समय। और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लिए पूरा पेज निकलता था, दैट वाज द माइंड सेट ऑफ द पीपल, क्योंकि लोकल मीडिया भी पब्लिक का ही रिफ्लेक्शन है। लोकल मीडिया इज आल्सो ड्रॉन फ्रॉम द पीपल ऑफ कश्मीर, तो उनका थॉट प्रोसेस भी लोगों के नज़रिए के हिसाब से ही गवर्न होता था। अब 2001 आया, 2001 में जैश ए मोहम्मद का जो चीफ ऑपरेशनल कमांडर गाजी बाबा, जो कि भारत के JNK पार्ट में 9 साल से एक्टिव था, मौलाना मसूद अजहर की गिरफ्तारी के तुरंत बाद वो इन्फिल्ट्रेट करके इंडिया आ चुका था और जम्मू कश्मीर में वो एक्टिव था। उसने कि जनवरी 2001 में उसने जी न्यूज़ को इंटरव्यू दिया कैमरा पे। वो इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में उसने बहुत सियासी और अस्करी बातें की। वो इंटरव्यू अवेलेबल है और वह इंटरव्यू उसने बारामूला के एक गांव में दिया और वो इंटरव्यू जी पे प्रसारित भी हुआ। उसमें जी बड़ा लीड मीडिया हाउस होता था, कश्मीर बहुत तगड़ा कवर करता था। उस इंटरव्यू के बाद उसने अपना एक हीरोइक प्रेजेंस मीडिया में लाया कि सी आई एम गाजी बाबा, आई एम फ्रॉम बहावलपुर पंजाब पाकिस्तान। जैश ए मोहम्मद की जो बागडोर है भारत की ज़मीन पे, जम्मू कश्मीर के अंदर जो सियासत और अस्करी और सियासत चल रही है, इसमें मेरा अपना रोल है। मैं एक मुजाहिद हूँ और मैं ये प्लान किया हूँ यहाँ करने को। जिसमें उन्होंने ये बात भी उसने कही थी कि आने वाले टाइम में हम कुछ बहुत सेंसेशनल अटैक करने जा रहे हैं। ये बात उसने जनवरी-फरवरी 2001 में कह दी थी। किलिंग ईयर था, यानी 2001 में इतनी डेथ्स हुई कश्मीर में जस्ट बिकॉज ऑफ सुसाइड अटैक, पिस्टल किलिंग, साइलेंसर पिस्टल किलिंग, ग्रेनेड थ्रोइंग। लेकिन 2001 में 2-3 बड़ी विचित्र घटनाएं हुई। एक तो आपको पता है 1 अक्टूबर 2001 जम्मू कश्मीर असेंबली पे अटैक। जैश ए मोहम्मद ने टाटा सुमो के अंदर मिल्क कंटेनर्स में आईडी भर के जम्मू कश्मीर असेंबली के मेन गेट पे शाम को 5-8 बजे उड़ाया था। अब वो पूरा ऑपरेशन पूरी रात चला, वो BSF का ऑपरेशन था। और उसके ठीक 10 हफ्ते बाद उन्होंने पार्लियामेंट अटैक 13 दिसंबर दिल्ली में किया। मैं ये बात को जनवरी 2001 के गाजी बाबा के इंटरव्यू से कनेक्ट कर रहा हूँ। और इन दोनों घटनाओं के बीच यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ऑलरेडी 26/11 हो चुका था। तो अब वर्ल्ड मैप पे देखिए कि दुनिया के नक्शे पे टेरर एक्टिविटी किस तरह से चल रही थी। ये बताएं कि गाजी बाबा क्या ये कोई उपनाम है, किस किस के लिए इस्तेमाल होता है? क्योंकि आपने नाम ऑफ कोर्स आपने बताया कि गाजी बाबा कहते थे। गाजी में गाजी उर्दू भाषा का शब्द है जी। और इसका अर्थ है कि एक फतह करने वाला, एक विजेता, ओके, विक्टोरियस। तो जनरली जो बड़े नामचीन टेररिस्ट होते थे
उनका भी अपना काडर होता है, ओहदा होता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की है। तो उसमें उन्होंने वो गाजी नाम उसको देते हैं जो उनके अंदर, जो उनके लैडर ऑफ हायरार्की में काफ़ी ऊपर हो और जो एक प्रूवन वॉरियर हो। तो राणा ताहिर नदीम का जो गाजी नाम उपनाम था, ये मुझे ऐसा लगता है कि उसी रेफरेंस, उसी कनोटेशन में होगा। चूँकि आप बीएसएफ के बाद एनआईए में भी रहे, उसके साथ भी जुड़े रहे। जी। तो अभी जो रिसेंट, जो हम लोग पहले डिस्कशन कर रहे थे, जो यहाँ पे अटैक हुआ था लाल किला की पार्किंग के बाहर, आपको क्या लगता है कि वैसे आपने बताया हमारी बातचीत में कुछ हद तक कि ये जो है उस तरह से जैसे प्लानिंग शायद चल रही थी वैसा नहीं हुआ था, तो इट वाज एक्सीडेंटल, आई थिंक। जो इट वाज नॉट एक्सीडेंटल, इट वाज इंटेंशनल। ओके, इट वाज इंसिडेंटल, इट वाज एक्सीडेंटल टू दैट एक्सटेंट कि शायद 9 तारीख की तलाशी और गिरफ्तारी ना हुई होती तो ये 10 को नहीं होता, इसका तारीख कुछ और होता जी। जो 10 नवंबर के सवेरे फरीदाबाद पुलिस का जी, ये सवाल मेरा इसलिए आया कि जिस तरीके से वो गाड़ी के अंदर बैठ करके जो ब्लास्ट हुआ, अगर वो बाहर निकल के कहीं या और ज्यादा किसी और ज्यादा, मतलब अगर हम चांदनी चौक की ही बात करें तो चांदनी चौक में जिस एरिया में खड़े थे वहाँ पे वो उस तरीके से उतना पॉपुलेशन या उतना ज्यादा वहाँ पे लोग नहीं थे। अगर उसी को आप कहीं थोड़ा और डीप अंदर ले गए होते तो डैमेज कुछ ज्यादा भयंकर हो सकता था। तो इसलिए मैंने एक्सीडेंटल शब्द का इस्तेमाल किया है। मैं वो जगह देखा हूँ जी, जहाँ ब्लास्ट हुआ, लाल किला गेट नंबर 2 जी, और मेट्रो स्टेशन की सीढ़ी जो ऊपर आती है, और अगर आप बहादुर शाह जफर मार्ग से जहाँ ITO के तरफ से, मेरा भी तो जैन मंदिर से थोड़ा आगे दाहिने हुआ है, थोड़ा सा आगे 50 मीटर। और उस वक्त उसी टाइम पे मैं गया हूँ जिस टाइम पे ब्लास्ट हुआ था। अच्छा, यानी टाइम भी वही था, ब्लास्ट के दिन नहीं, हाँ, बाद में। यह बात आपकी सही है कि टारगेट सिलेक्शन इससे बड़ा वो कर सकता था, लेकिन ये बात भी उतना ही सही है कि जहाँ उसने ब्लास्ट किया वहाँ भी ठीक ठाक अच्छी खासी भीड़ थी, अच्छी खासी भीड़ थी। ओके, सवाल ये है कि अब एक सवाल है कि भाई उसने खुद को क्यों मारा? वो तो गाड़ी को भी मैकेनिकली ब्लास्ट कर सकता था। मुझे लगता है कि जो उसकी हिस्ट्री उभर के आई है, बाकी एक्यूज्ड के इंट्रोगेशन में जो एक तरह से कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन उसका उभर के आया है, डॉक्टर उमर नबी का जो पर्सनालिटी या उसका माइंड सेट उभर के आया है, वो ये उभर के आया है कि ही वॉज एब्सोल्युटली रेडिकलाइज्ड पर्सन। वो फुल्ली रेडिकलाइज था, और फुल्ली रेडिकलाइज का मतलब ये है, अगर आप वीडियो उसकी देखिए, जो वीडियो उसकी आई थी, उस वीडियो में वो एक टर्म यूज़ करता है। वो जो टर्म यूज़ करता है, उस टर्म का मीनिंग है कि एक वो स्टेज जहाँ ज़िंदगी आपको मीनिंगलेस लगा, यानी वन शुड बी रेडी टू डाई, डेथ। यानी डेथ को वो बड़ा एक रूटीन में लेता है कि डेथ से कोई भय नहीं है, मृत्यु मतलब डेथ इज डेथ। तो उससे आप ये मीनिंग निकालिए कि उसका माइंडसेट ह्यूजली रेडिकलाइज था। नंबर 2, डेथ वॉज नॉट अ वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंस फॉर हिम। नंबर 3, वो एक पर्पस और एक काज के लिए काम कर रहा था। वो तो। नंबर 4, उसके कोलीग गिरफ्तार हो चुके थे और पब्लिक डोमेन में ये बात आ गई थी, और जेएनके पुलिस का एक ट्वीट आया था, यू कैन रन बट यू कैन नॉट हाइड। उसी दिन आया था ट्वीट 10 या 11 बजे। तो वो टेक्नो सेवी था, वो ये सब चीज़ पढ़ रहा था, उसको पता था कि मैं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं 8 दिन बाद में गिरफ्तार जरूर होऊंगा, और पक्का गिरफ्तार होता। तो शायद इस लेवल का रेडिकलाइज था कि गिरफ्तार होने के बाद में ट्रायल होगा, कुछ उसके और भी राज उसके पास रहे होंगे। मुझे तो लगता है इस पूरी टीम में बहुत ज़्यादा जानकारी उसके पास रही होगी जो उसकी मौत के साथ चली गई। तो मैं ट्रायल फेस करूँगा, मैं फांसी पे लटकूँगा या आजीवन कारावास होगा, तो चलो मैं एक काज के लिए, एक पर्पस के लिए खुद को भी उड़ा लूँ। तो ये तो आंसर हुआ उस बात का कि उसने खुद क्यों उड़ाया। दूसरी बात, वो बेटर और मोस्ट लीथल टारगेट चुन सकता था। जो आपका बात था वो बात सही है, वो चुन सकता था, लेकिन जिस तरह से वो उस दिन का पूरा टूर लीजिए आप, बदरपुर बॉर्डर क्रॉस करने के बाद
दिल्ली शहर के अंदर जो उसने गाड़ी ड्राइव की और वो जगह जगह चलता रहा, उसको देखते हुए लगता है कि इससे ज़्यादा सिग्निफिकेंट टारगेट भी वो चूज कर सकता था। लेकिन कोई एक पॉइंट आया होगा कि उसने लाल किले के पार्किंग में कार खड़ा की, वहाँ पर वो फिर एक मस्जिद में गया। अब वो मस्जिद में जो गया, वो मीनिंग मैं ये निकाल सकता हूँ कि ये पूरा थॉट प्रोसेस एक रेडिकल थॉट प्रोसेस था, जो कहीं न कहीं धार्मिक उन्माद से पैदा हुआ था। और जब मैं धार्मिक उन्माद की बात करूं तो उसका सबसे नज़दीकी साथी जो है मस्जिद होता है। मस्जिद में गया होगा, मस्जिद में वो किसी से बात किया होगा, फ़ोन पे जैसा भी हो, किससे किया किससे नहीं किया वो तो भी डिटेल नहीं आई है, और वहाँ से निकल के आया, फिर वो चला और ब्लास्ट कर लिया। तो मुझे लगता है कि ब्लास्ट एक्सीडेंटल नहीं हुआ, दैट इज बाय चॉइस। हाँ, प्रीएम्प्ट कर गया वो ब्लास्ट। शायद ये पकड़ धकड़ ना होती, केस एक्सपोज ना होता, तो ब्लास्ट वो अपने प्लान से करता जी। वो ज़्यादा डिजास्टर्स हो सकता था, मल्टीपल ब्लास्ट हो सकता था, क्योंकि इतने टाइमर मिले, इतने डेटोनेटर मिले, इतना एक्सप्लोसिव मटेरियल मिला, तो प्लानिंग तो कोई एक जगह की थी नहीं, बहुत मल्टीपल प्लानिंग थी। जी। जो दूसरा सवाल है वो मेरा यही है कि जब इस लेवल का सारी तैयारी थी, इस लेवल का विस्फोटक वहाँ पे मिला, सब कुछ था, तो कश्मीर से लेकर के फरीदाबाद तक, और फिर जिस उस पूरे दिन का भी अगर हम जो आप बता रहे हैं कि जो हम देखते हैं कि कहाँ से कहाँ तक वो मूव किया उसने, मस्जिद में भी गया, वहाँ भी रहा, सब कुछ, तो कहीं भी जो है पकड़ा नहीं गया। तो क्या हम माने कि हमारे सिक्योरिटीज़ का एक मतलब कैसे कमी उनकी तरफ से, कुछ उनके एंड से क्या माने? देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग चकमा दे के कई कहीं तक घूमते हैं, नहीं पकड़े जाते। यह तार्किक प्रश्न उठाना कि वो कहीं नहीं पकड़ा गया, ये अपनी जगह सही है, लॉजिकली योर क्वेश्चन इज करेक्ट, लेकिन मेनी ए टाइम्स दे हैव बीन लकी फॉर मेनी डेज। आप दिल्ली में सड़क पे निकल लीजिए कार लेके, खुद आप देखिए कि महीनों, 15 दिन, कई हफ्ते तक कोई पुलिस, कोई सिपाही, कोई ट्रैफिक वाला आपके कार का नोटिस भी नहीं लेता। आप आम कार में जा रहे हैं। दूसरा, एक डॉक्टर, जनरली सफ़ेद कोट भी पहनते हैं लोग, अगर ये डॉक्टर स्टेथोस्कोप भी सीट पे रखा है बाएं अपने, तो उसको देख के कोई नहीं रोकेगा, वो बोलेगा अरे तो डॉक्टर साहब हैं भाई, जाने दो। मतलब कई बार एक आप प्रोफेशनल आउटफिट का भी फ़ायदा उठाते हैं। और उस दिन वो इतने बैरियर क्रॉस करते हुए और इतने घंटे घूमता रहा, कहीं डिटेक्ट नहीं हुआ है कि इत्तेफाक है जी। इसको इत्तेफाक कह सकते हैं, मैं इसको ये नहीं, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि बहुत अलर्ट भी पब्लिक डोमेन में नहीं आया था। एक इस नंबर की गाड़ी और इस टाइप का आदमी है जो मानव बम हो सकता है, और वो प्रोबेबली दिल्ली एनसीआर में ही है, इस तरह का कोई अलर्ट नहीं आया था। इसके ना आने के पीछे जो मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ वो रीज़न ये रहा होगा कि यह इनपुट पुलिस या एजेंसी पे रहा होगा, रहने के चांस ज़्यादा हैं। नहीं भी रहा होगा, वो कह भी सकते हैं साहब हमें नहीं पता रहा होगा, उसके भी चांस हैं, लेकिन ज़्यादा चांस है इनपुट रहा होगा। यह इनपुट इमीडिएटली पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं आया और दिल्ली पुलिस से शेयर क्यों नहीं हुआ, एक प्रश्न खड़ा होता है। ये अलग बात है कि इसका उनके पास कोई उचित उत्तर हो भी सकता है, दैट आई डोंट नो, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इनपुट बाहर आया कहाँ, तो ब्लास्ट के बाद बैक ट्रैक हुआ तब ना पूरे दिन की स्टोरी आई है। जब वो ब्लास्ट कर गया तब इस कार का बैक ट्रैक हुआ, कार की दिशा पता लग गई कि ये नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही थी, तो नॉर्थ की तरफ जितने पीछे के कैमरा थे उनको खंगालना शुरू किया, तो सारे सीसीटी खंगालते हुए बैक ट्रैक किया गया, यानी रिवर्स गियर में कैमरा चेक हुआ, तो पता लगा कि बदरपुर 9:00 पर निकल चुका है। तो मेरा पॉइंट ये है कि सुबह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद अगर गाड़ी का नंबर और I-20 I-10 जो भी गाड़ी थी, इसका कलर, ये पहला प्रश्न है कि क्या ये इनपुट पता था पुलिस को? हमें नहीं पता है पता था कि नहीं पता था, लेकिन मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि जितने लोग पकड़े गए उनमें इसके कार की डिटेल, उमर नबी की डिटेल ज़रूर इनके पास आई होगी, आनी चाहिए।
अगर आई होगी तो वह इनपुट इमीडिएटली लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के विद इन तो शेयर होना चाहिए था। शेयर हुआ होता तो ये गाड़ी नंबर मुझे नहीं लगता है कि कोई ट्रैफिक क्रॉस कर पाती पक्का, क्योंकि जब आपको नंबर और कलर पता है और इतनी पुलिस डिप्लॉयड है तो कहीं न कहीं तो किसी की नज़र पड़ेगी भाई ये गाड़ी है। अनटिल अनलेस की कोई ले जाके अंडरग्राउंड छुपा दे, और वो तो पूरा शहर नाप रहा है। वो 12 खंबा रोड, कनाट प्लेस, DND पे चल रहा है, वो क्या बोलते हैं कर्तव्य पथ पे गाड़ी गई है, उद्योग भवन के पीछे से गई है, तो देखा साउथ एक्स की तरफ से गुजरी है, तो पूरा मेन दिल्ली घूम रहा था वो। तो अगर ये डिटेल हुई होती तो शायद ये डिटेक्ट हो सकता था, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। तो अब इसमें सर ये बात तो है कहीं ना कहीं कि अगर लाल किला जैसी जगह प्राइम लोकेशन, एक तरफ हमने बात की पार्लियामेंट अटैक की, दूसरी तरफ ये भी ठीक है लाल किला के अंदर या उसके एकदम क्लोज में ना सही, लेकिन उसके सामने तो है जहाँ पे आप देश के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, तो जगह तो सिग्निफिकेंट है। तो शायद इसीलिए पूरी दिल्ली घूम करके वो एक ऐसी जगह पे पहुंचा कि बेशक हो सकता है कि उतना डैमेज नहीं हो, लेकिन सिग्निफिकेंस तो है उस जगह का। वो मैं उस जगह जाके देखा था, एकदम लाल किला का झंडा दिखता वहाँ से। वहाँ अगर पुलिस की चौकी है वहाँ पर बिल्कुल पुलिस चौकी भी है वहीं बिल्कुल साथ ही, और पुलिस चौकी के सामने अभी बैरियर लगे हैं। पीछे भी आपको ध्यान होगा कि गुरुपर्व भी मनाया गया था, वहाँ उसका बहुत बड़ा स्ट्रक्चर लगा था। तो ये तो मेन जगह है। यहाँ से लाल किला एक भारत का बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट है इस देश का। लाल किला से हम कनेक्ट करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री हर 15 अगस्त को वहाँ झंडा फहराते हैं। लाल किला एक नेशनल मॉन्यूमेंट है, सबके ध्यान को वो खींचता है। बेशक वो ब्लास्ट अब एग्जैक्टली लाल किले के भीतर जाके कोई क्या कर लेगा, हालांकि इस देश में लाल किले के भीतर भी सुसाइड अटैक हो चुका है। उसी लाल किले के भीतर राजपूताना राइफल की बटालियन के अगेंस्ट एक सुसाइड अटैक लश्कर पहले कर चुका है, जिसमें पाकिस्तानी मारा गया था। आप हिस्ट्री ढूंढिएगा आपको मिलेगा। तो लाल किला तो पहले से टेररिस्ट का टारगेट रहा है, उसी के सामने ये किया है। अब वो बत्ती के ठीक पहले कर दिया, बत्ती से थोड़ा आगे करता या कोई और टारगेट चुनता, दिस में भी ए मैटर ऑफ डिस्कशन। बट जिसने वहाँ जहाँ उसने किया वो जगह सिग्निफिकेंट है, वो जगह बाई फ्लूक नहीं है। जी। अब इसमें जो दूसरा बड़ा कंसर्न आता हुआ था कि इससे पहले तक माना जाता था कि जब भी हम टेररिस्ट की बात करें, आतंकवाद की बात करें, तो एक खास लोग होते थे जो हमने पहले कहा कि बहुत ही रेडिकल सोच वाले और सब चीज़ें कट ऑफ और ये सब। अब जब इतने वेल एजुकेटेड लोग, डॉक्टर जैसा जिसमें कहते हैं वाइट कॉलर जॉब वाले लोग, तो ये जो खतरा है ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। देखिए, डॉक्टर होना और इनडॉक्ट्रिनेट होना दोनों अलग अलग चीज़ है। कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, एजुकेटेड है, उससे सिर्फ ये इन्फ्रेंस ड्रॉ होता है कि यह आदमी एजुकेटेड है, इसका ब्रॉडर होराइजन है, दुनिया के प्रति इसकी समझ अलग होगी, जाहिल नहीं है, और इसके अंदर तर्क की क्षमता है। ये तो हुआ है एजुकेटेड होने का मतलब। लेकिन इंडॉक्ट्रिनेट होना ये बिल्कुल अलग प्रोसेस है, ये सेंसिटिविटी से जुड़ा है। हाईली एजुकेटेड डॉक्टर कैन बी इंडॉक्ट्रिनेटेड, और एक स्टोन पेल्टर दिहाड़ी वाला भी इंडॉक्ट्रिनेट हो सकता है। और हमारा टेरर हिस्ट्री इस बात का गवाह है। भारत का ले लीजिए, डॉक्टर जलील अंसारी अर्ली 90s में जो गिरफ्तार हुआ, मुंबई पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। कितना बड़ा डॉक्टर था, और उसने पता आपने कितने ब्लास्ट किए थे? सारे लो इंटेंसिटी ब्लास्ट किए थे, छोटे छोटे पटाखे 52 ब्लास्ट किए थे। और आप यह मुंबई पुलिस के एक अधिकारी के पॉडकास्ट में चेक करिएगा, राकेश मारिया सर के पॉडकास्ट में मैंने चीज़ सुना। 52 छोटे मोटे ब्लास्ट किए थे। पूरी मुंबई पुलिस परप्लेक्स थी, परेशान थी कि ये कर कौन रहा है, और खाली यही केमिकल डेटोनेटर। और करता कैसे था? पहले ट्रेन का जो टिकट होता था, गत्ते का टिकट आता था, काउंटर टिकट नहीं होता था, गत्ते के टिकट उठाता था। लोकल जो ट्रेन बम्बई की है उसमें किलो के भाव गत्ते के टिकट पड़े रहते हैं, क्योंकि गत्ते का टिकट मिलता था। लोग ट्रेवल किए, फेंक दिए, छोड़ दिए।
उनको इकट्ठा करता था, उसके बीच में होल करता था, होल करके और केमिकल मटेरियल को वो ऐसे डिज़ाइन करता था कि वो सिंक करके जब वो भीग जाएगा तो आग लगेगी, और उसने चौपाटी पे भी किए थे। तो पुलिस परेशान हो गई कि बेसिकली ये काम कर कौन रहा है। उससे कोई बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी नहीं होती थी, लो लेवल का ब्लास्ट होता था, क्योंकि उसको रिलीजन को लेके वो इतना रेडिकलाइज था कि उसको चिढ़ थी। दुर्गा पूजा का मेला चल रहा है, उसमें करता था। एक चौपाटी पे कोई रामलीला होती थी हर साल, रामलीला में कर देता था। कोई 2-4 लोग मरते नहीं थे, बट वो करता था क्योंकि उसमें उसको प्लेजर मिलता था। समझ गए, लोगों को परेशान तो कर ही रहे हो, डरा तो रहे हो आप। उसके बाद पीर बॉय, जो आप एक टेक्नोक्रेट आईसिस आइडियोलॉजी का पकड़ा गया था मुंबई में, वो ऑनलाइन रेडिकलाइज हुआ था। ही वॉज ए हाईली क्वालिफाइड टेक्निकल पर्सन जो गिरफ्तार हुआ था। एक अलुमर के चीफ को मैंने पकड़ा था, जो हिंदुस्तान, जो कि एरोनॉटिकल में इंजीनियरिंग देहरादून से कर रहा था। एक पाकिस्तानी टेररिस्ट जम्मू कश्मीर फ्रीडम फोर्स का मैंने चीफ पकड़ा था। इकोनॉमिक्स में मास्टर था, पीएचडी कर रहा था सियालकोट से। आप खुद देख लें, ओसामा बिन लादेन खुद इंजीनियर था, उसका बाप इंजीनियर था। अल जवाहिरी अलकायदा का नंबर 2, वो कैरो यूनिवर्सिटी इजिप्ट से वो सर्जन था। तो टेरर आउटफिट में हाईली एजुकेटेड लोग भी इसके हिस्सेदार बने हैं। नक्सलिज्म में देखिए, अर्बन नक्सल्स में कैसे कैसे फेसेस रहे हैं, और नक्सलिज्म को चला कौन रहा है या चला कौन रहा था। आप क्या समझ रही हैं, फुट सोल्जर चला रहे थे? नहीं, जो अर्बन माइंड है, जो ह्यूजली आइडियोलॉजिकली बिल्कुल डिफरेंट है, जिनके दिमाग, जिनके मन में एक नक्सल विचारधारा है और जो एंटी सिस्टम है, वो लोग चला रहे थे। जिसमें प्रोफेसर, बहुत बड़े बड़े विद्वान, डॉक्टर्स उस मॉड्यूल का पार्ट रहे हैं। ये बताइए कि सुसाइड बम्बर कैसे तैयार किए जाते हैं? सुसाइड बम्बर देखा जाए तो ये आइडियोलॉजी की पराकाष्ठा है जी। पराकाष्ठा ये है कि सुसाइडर को जब यह एहसास हो जाए कि जो हमारा रिलीजन है ना, वही हमारा वे ऑफ लाइफ है, हमारा जो धर्म है वही वे ऑफ लाइफ है, और वे ऑफ लाइफ शताब्दियों तक नहीं चेंज होगी, क्योंकि जो धर्म हमारा 1400 साल पहले बोलता है वही वे ऑफ लाइफ है। यानी कल को आप 22nd सेंचुरी में चले जाएं, 25th सेंचुरी में भी चले जाएं, तो भी वे ऑफ लाइफ को आप अपने रिलीजन से कनेक्ट करेंगे तो ये कॉन्फ्लिक्ट दिमाग में होगा। नंबर 1, जनरली हमारा जो वे ऑफ लाइफ है वो रिलीजन होना चाहिए, रिलीजन हमारा वे ऑफ लाइफ नहीं होना चाहिए। अब उनको कैसे रेडिकलाइज करते हैं ये, उसमें क्या है कि जो धार्मिक किताब में लिखी हुई चीज है उसका रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, उसको यूथ को ये बताना कि जिहाद आपका धर्म है। जब समाज के इतने बड़े बड़े लोग जिहाद को धर्म बोल रहे हैं, अभी 24 घंटे 48 घंटे पहले का बयान है, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इसके 2 दिन पहले का बयान है। तो पब्लिक में, बच्चों में, मदरसों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो बच्चे अभी आज के जनरेशन के हैं, वो सोचेंगे कि इतने बड़े धार्मिक पुरोधा मुझे अगर ये बात बोल रहे हैं तो क्या पता सही बात होगी। फिर उन्हें कहा जाता है कि ये जिहाद एक तुम्हारा कर्तव्य है, ड्यूटी है। जिहाद चॉइस नहीं है, जिहाद इज योर ड्यूटी। जिहाद इज व्हाट? जिहाद वो है जो दूसरे कम्युनिटी का है, उसको आपको मारना है, यू हैव टू किल। उसको कोई राइट नहीं है इस दुनिया में रहने का, वो कुफ्र के रास्ते पे है, वो काफिर है। तो ये थॉट प्रोसेस डाला जाता है, और जब तुम काम करोगे ना तो तुम्हारा 72 हूरें जन्नत में तुम्हारा वेलकम करेंगी।
तुम्हारे मरने के बाद शरीर से खुशबू आएगा, शरीर से इतनी खुशबूदार एक ऑर्डर निकलेगा, एक ऐसा ऑरा होगा कि लोग देख के एकदम अचंभित हो जाएंगे कि इतनी पवित्र शरीर है। और मतलब अनाप शनाप उनको ऐसी ऐसी चीज़ें सिखलाई में डाली जाती हैं। और जो लास्ट पॉइंट है कि सोशल मीडिया के थ्रू छोटे छोटे वीडियो, छोटे छोटे ऑडियो कट करके, पेस्ट करके, मैन्युफैक्चर करके, एजेंसीज हैं, पूरे इंस्टीट्यूशन है जो यही दिन भर प्रोड्यूस करते हैं एंटी मतलब हेट, एंटी कम्युनिटी हेट, एक घृणा फैलाने वाले एक सिस्टम को क्रिएट करना वीडियो के माध्यम से। जब आप एक यंग माइंड को सुबह से शाम तक यह चीज दिखाओगे तो वह एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के प्रति नफरत होगा। अब ये डॉक्टर थे, लेकिन इनका आइडियोलॉजी कौन इनको दे रहा था? इरफान वागे, मौलवी इरफान वागे, एक जाहिल आदमी, एक MBBS के डॉक्टर जो कि नीट टॉपर है और जो MD का मुश्किल सीट लिया है गवर्नमेंट कॉलेज से, ये उसकी आइडियोलॉजी वो इसको इंडोक्ट्रिनेट कर रहा है। मतलब आपकी इतनी पढ़ाई लिखाई गई भाड़ में और आपको असली ज्ञान वो दे रहा है जो एक जाहिल आदमी मदरसे में बैठ के और धार्मिक किताब के गलत पहलू को आपको गलत कंटेक्स्ट में सिखा रहा है जी। तो ये हुआ क्या, ये मुंबई अटैक में जो कसाब पकड़ा गया, तो कसाब कैसे टूटा पता है ना आपको? कसाब कैसे ब्रेक हुआ? उसको जब शरीर से खुशबू आने वाली बात थी तो बाकी जो 9 अटैकर्स मारे गए थे उनकी डेड बॉडी मोर्चरी में रखी हुई थी। तो कसाब को मोर्चरी में ले जाया गया, उसको दिखाया सामने और कहा गया कि इतनी खुशबू आ रही है इन बॉडी से, सूंघो। तुमको तो ये बताया गया ना कि इन शरीर से दीन के नाम पे खुशबू आएगा, इत्र निकलेगा। तो जो वो पागल हो गया, बाहर निकला तो। और साउथ मुंबई में उसको घुमाया गया सुबह शाम रात 5 नमाज के टाइम पे कि साउथ मुंबई में इतनी मस्जिदें लगी हैं, इतने नमाज लोग पढ़े जा रहे हैं, इसमें किस मुसलमान को अपने उसकी इबादत के बाहर प्रतिबंध लगा हुआ है। बहुत सारे साइकोलॉजिकल चीज़ उसको पेश की गई कि जो तुमको जो फिक्रा पढ़ा के भेजा गया है, तुम्हारे माइंड को इस लेवल तक का ब्रेन वॉश किया गया कि तुम पाकिस्तान नेवल शिप पे बैठ के अल हुसैनी पे शिफ्ट होके कुबेर नाम के पानी के जहाज़ के मल्लाह का गर्दन काट के और डेंगी में बैठ के तुम और साउथ मुंबई के शोर पे आए और तुमने 250 शहरियों का मर्डर किया। ये जो काम तुमने किया ना, इस काम के करने वाले जो आतंकवादी हैं वो इस मोर्चरी में विश्राम कर रहे हैं, उनके शरीर की खुशबू बदबू जाके सूंघ लो। तो जब रेडिकलाइज जो लोग करते हैं तो सारी ये सब्ज़बाग जो दिखाते हैं, झूठे सब्ज़बाग दिखाते हैं, ये पाखंडी हैं। ये आतंकवादियों से ज़्यादा ख़तरनाक है जो आतंकवादियों को पैदा करते हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है जी। एक सवाल मेरे मन पे यहाँ पे आया कि चूँकि जब आपने कश्मीर में इतना लंबा टाइम गुजारा तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका कितना सपोर्ट होता है इस तरह के आतंकवादियों को? देखिए, आतंकवाद तो बिना लोकल सपोर्ट के चल नहीं सकता, लेकिन सपोर्ट कई वजूहात से होता है। कश्मीर हिस्टोरिकली आपको पता है कि कश्मीर की क्या हिस्ट्री रही है, और सपोर्ट तो रहता है और इस एडवर्स कंडीशन में काम करना पड़ता है। इस एडवर्स कंडीशन में आपको एंटी टेररिस्ट इंफॉर्मेशन भी निकालनी पड़ती है, तो इनके सपोर्टर तो होते हैं और एक अच्छी खासी आवाम कभी कोई ऐसी आपके पूरे करियर में पर्टिकुलरली कश्मीर में या कहीं और का भी आप बता सकते हैं, कोई ऐसा इन्फॉर्मर रहा हो जिसने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दी हो जिसके बिना कि आपको लगता है कि ये मतलब बहुत बहुत बड़ी चीज़ आप हासिल कर पाए? है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन रही हैं। बहुत सारे ऑपरेशंस मैंने लोकल लोगों के इन्फॉर्मेशन पे ही किया है और मेरा वो स्ट्रांग पॉइंट भी था
जी। कि लोकल पॉपुलेशन में बहुत सारे ऐसे लोगों को हम कल्टीवेट करते थे, उनसे हमारा अच्छा ताल्लुक होता था। फिर अच्छा ये भी बता दीजिए कि इन्फॉर्मर फिर बनाते कैसे? वाइटल इन्फॉर्मेशन देते थे, पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन देते थे, वो अभी भी टच में हैं। नहीं अभी तो भी मेरा हमको सवाल ये हेल्प है करते कि हैं। इन्फॉर्मर बनाते कैसे, पता कैसे चलता है कि ये बंदा हमारे देखिए, लिए काम इन्फॉर्मर करेगा? बनाने का कोई फॉर्मल तरीका नहीं है। जी। इन्फॉर्मर इनफॉर्मल बनता है क्योंकि इसकी ना कोई सिखलाई है, ना इसका कोई एसओपी है। होता क्या है कि आप पब्लिक के अंदर होते हैं जब, तो आपको थोड़ा आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि इसमें किसको किससे राब्ता कायम करना है। इसमें एलिमिनेशन प्रोसेस ज़्यादा ज़रूरी है। यानी एक वर्ग है सोसाइटी में जो कभी भी आपके करीब नहीं आएगा, वो कोई सूचना नहीं देगा, बावजूद इसके भी कि वो आतंकवाद पसंद नहीं करता, जी। फिर भी आपके करीब नहीं आएगा। और ये मानसिकता सिर्फ कश्मीर में नहीं, आम किसी भी शहरी में है। आप इसी सिटी में देख लीजिए कि एंटी सोशल एलिमेंट को पसंद कोई नहीं करता, लेकिन फलां आदमी एंटी सोशल है ये बताने कोई नहीं आएगा। एग्री। दूसरा वर्ग है जिनको अच्छा लग रहा है, आतंकवाद चल रहा है तो अच्छी बात है, वो तो वैसे नहीं बताने वैसे आएगा। नहीं बताएंगे, राइट। अब लास्ट में एक ग्रुप बनता है जो थोड़ा सा न्यूट्रल टाइप है, देशभक्त से ओत प्रोत होके बताने वाला बड़ा बिरला होता है, और कोई शायद ही इस वजह से आया हो। लेकिन एक फैक्टर और है जिसको कहते हैं इंसेंटिव फैक्टर, कि इंसेंटिवाइज्ड इंफॉर्मेशन बड़ा काम आती है जी। और बुरा भी नहीं है क्योंकि टेररिस्ट भी तो यही करते हैं। तो अगर इंसेंटिव बेस्ड टैलेंट की आप पहचान करते हैं और उसके अंदर थोड़ा ह्यूमन फैक्टर का मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है। तो वही इंफॉर्मेशन सबसे अच्छी होती है। तो हमारा क्या था कि टैलेंट हंटिंग और उनसे एक अच्छा रेपो रखना, उनके साथ थोड़ा रिस्क गेम भी खेलना पड़ता है, उनको एतबार भी दिलाना पड़ता है। देखिए, जुबान और एतबार इस फील्ड में इसकी कीमत भी नहीं है, लेकिन ये रोल बड़ा भारी प्ले करता है। जी। जुबान और एतबार ये हुआ कि अगर आप अपने इन्फॉर्मर को भी कोई जुबान दे दिए, तो अगर आप पूरा करते हैं तो वो भी आपको इवेलुएट करता है, तो एक ट्रस्ट डेवलप होता है। राइट। इसी तरह से एतबार, ट्रस्ट फैक्टर, कि आपने उसे कोई प्रॉमिस कर दिया, उसकी लाइफ बचा दी, उसको रेस्क्यू करके लाए, उसके मौके पे खड़े रहे, वो किसी मुसीबत में खड़ा हुआ तो आप उसके साथ हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और ऑपरेशन के दौरान भी कई लोगों को आपको कल्टीवेट करना पड़ता है। कई होते हैं जो मार्जिन लाइन पे होते हैं, कई होते हैं बिल्कुल जो रेजर ब्लेड पे खड़े होते हैं। थोड़ा सा पीछे गए तो आतंकवादी बन गए, थोड़ा आगे तो शरीफ बन गए। ऐसे लोगों को थोड़ा टर्न करना पड़ता है, थोड़ा सा कहीं आपको हल्का सा पैम्पर भी करना पड़ता है। कई बार आपको ये भी करना पड़ता है कि उनको थोड़ा एक्सक्यूज भी करना पड़ता है, बिकॉज इट्स अ गिव एंड टेक। कि आपने किसी को कहीं थोड़ा क्षमादान किया तो वह आदमी उसके बदले आपको अच्छा डिविडेंड देता है, ये भी एक होता है। उसको लगता है यार इसने हमारे लिए ऐसा किया था। तो आपका एक भरोसेमंद चेहरा, इसका प्रोजेक्शन सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है। ये भरोसेमंद चेहरा, आप बाय नेचर भरोसेमंद हो ये ज़रूरी नहीं है, बाय नेचर भी हो तो अच्छी बात है, बट दैट इज़ हाउ यू हैव टू प्रोजेक्ट टू देम। तो ये आपका एक ट्रस्ट बिल्डिंग बढ़िया बनता है, और इसमें आपके चांसेस होते हैं कि अच्छे इन्फॉर्मेशन मिले। जी। चलिए अपनी बातचीत को थोड़ी सी दूसरी डायरेक्शन में ले जाते हैं। रिसेंटली फिल्म आई थी आपकी लाइफ पर बनी हुई ग्राउंड ज़ीरो, इमरान हाशमी ने उसमें आपका किरदार प्ले किया था। तो कितना जो उस मूवी के अंदर दिखाया गया वो कितना % सही था? देखिए, मूवी का जो घटनाक्रम है और थीम का जो कल्मिनेशन है, यानी एक लाइन ऑफ स्टोरी जो उन्होंने डेवलप की है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, बिल्कुल सही है। लेकिन लाइन ऑफ स्टोरी जब वो डेवलप करते हैं तो, क्योंकि वो फिल्म जब बन रही थी तो उस वजह से मुझे तजुर्बा हुआ, मुझे नहीं पता था, तो दे डोंट गो एग्जैक्टली एज पर दी 100% फैक्चुअल। उन्हें फिक्शनल फ्रीडम वो लेते हैं, और जो एक सिनेमाटोग्राफिक फ्रीडम है
उसका तो थोड़ा मिक्सर वो करते हैं टू मेक दी कंप्लीट प्रोडक्शन इंटरेस्टिंग फॉर द व्यूअर, क्योंकि फाइनली उनके लिए कमर्शियल प्रोडक्शन है, लेकिन लाइनअप स्टोरी उन्होंने अच्छा डेवलप की है और वो फैक्ट बेस्ड है। बीच में कई बार वो कैरेक्टर के लाइफ में डिप्रेशन लाते हैं, कई बार कैरेक्टर के लाइफ को उठाते हैं, उसमें भी थोड़ा बहुत वो फिक्शन ऐड करते हैं। बट आई थिंक इट्स 65 to 70% authentic. आपको पसंद आई मूवी? Yes, I liked it because I have been one of the advisor also during the process. Okay. और चूँकि मैं ज़िंदा था तो मेरे से उन्हें स्टोरी को सुनने और समझने का अच्छा मौका मिला, और जिसने लीड रोल किया है वो भी रेगुलर कांटेक्ट में थे। तो जो कुछ भी मैं उन्हें फ्रॉम दी रियल लाइफ जो कुछ भी मैं उन्हें ट्रांसफ़र कर पाया वो किया, और बाकी कुछ उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल किया, अपना फ्रीडम यूज किया, जो कि आम भाषा में कहा जाता है ठीक है इतनी लिबर्टी तो बॉलीवुड लेता ही है। बिल्कुल। तो दैट्स हाउ द फिल्म इज मेड। मैंने भी देखी है, पसंद आई मुझे भी। जी 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 जी। और अब थोड़ी सी बात आपकी पर्सनल लाइफ पर। जी। कभी सोचा था कि मैं आगे जाके इतने बड़े ऑपरेशन को लीड करूंगा, उसका हिस्सा बनूंगा, या मैं वर्दी कभी पहनूंगा? देखिए, शुरुआती में जब जीवन पथ पर कदम बढ़ा, जब मंजिल का तब ज्ञान न था, तो इसको ये कह सकते हैं कि नौहट्टा में मैंने लिखा था किसी टाइम में, अब तो भूल भाल गया, उसी नौहट्टा में जहाँ वो अटैक की बात भी थी कि एक होता है ना कि जैसे आप एक ऐसे कह लीजिए कि वेल सेटअप फैमिली सोसाइटी परिवार के आप नुमाइंदे हों, जिसमें राइट फ्रॉम बिगनिंग आप अपना करियर प्लान कर रहे हों और आपने एक बड़ा डायरेक्शन फिक्स किया हो। पहली बात तो मैं इस तरह की फैमिली को बिलोंग नहीं करता था जी। मैं एक बड़ी ही ट्रेडिशनल एक कंजर्वेटिव फैमिली जो कि बड़े डिफ़िकल्ट गांव में रहती है, जहां लाइफ चलाना बड़ा टफ है, जहां रोज़मर्रा की चीज़ें अपने आप में बहुत बड़ी कमोडिटी होती हैं, नॉट ए कैश रिच फैमिली। और भारत के भूगोल पर ऐसा मुश्किल एरिया जो 4 महीने बाढ़ में डूबा रहता है, नाम भी बता दें। दैट्स गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, रिवराइन एरिया, तराई बेल्ट, नदी के किनारे गांव, जो कि 4 महीने तो डूबने का खतरा रहता था कि ये कब गांव बह के चला जाए। स्कूल कॉलेज एजुकेशन आसान नहीं था, आपको बहुत ही डिफ़िकल्ट जर्नी करनी पड़ती थी, न बिजली थी न सड़क था, तो आपको एक तरह से लालटेन केरोसिन ऑयल डाल के पढ़ना पड़ता था। तो वो बड़े डिफ़िकल्ट टाइम थे। उनमें से जब हम लोग निकले, एक स्टेज पर आए जब आपको लगता है कि यू हैव टू लैंड इनटू अ प्रोफेशनल लाइफ, तो उसमें ऐसा कुछ उस समय नहीं था कि मैं एक यूनिफॉर्म सर्विस में जाऊंगा। तो मैं एक अपनी दिशा तलाश रहा था। तलाशते तलाशते आपको एक दिशा मिल गई और आप उसमें घुस गए। सिर्फ इसका बैकग्राउंड कनेक्टर यही था कि मेरे ग्रैंडफादर इंडियन नेशनल आर्मी के थे। ही वॉज अ इंडियन नेशनल आर्मी फाइटर अंडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और वो 1996 तक जिंदा थे, और हम लोगों के लाइफ पे उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। 73, 83, 93 आप समझ जाएंगे। जब ग्रैंडफादर हमारे उनकी डेथ हुई है तो मैं 35 ईयर्स का हो चुका था। तो मैं 35 साल तक तो ग्रैंडफादर के साये में रहा। एंड ही वाज अ ट्रू पर्सन, बड़े ओरिजिनल और बड़े तबके दबदबे वाले आदमी थे। तो उनका हम लोगों के जीवन पर असर ज़्यादा पड़ा। सेकेंड वर्ल्ड वार, उनका अभी इत्तेफाक भी रहा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार की पैदाइश है उनकी, 1914 उनकी पैदाइश है, और सेकेंड वर्ल्ड वार में वो इंडियन नेशनल आर्मी में चले गए थे। और जब वो छूट के आए तो सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो रहा था, 1946 आई थिंक 1939 टू 1946 सेकेंड वर्ल्ड वार रहा है या 45 रहा है। 45। तो उनका लाइफ पे बहुत असर रहा, और हम बस यूं ही इस सर्विस में आ गए। आने के बाद ये करियर बन गया। आने के बाद लेकिन हम पूरे सोल्जरली रहे। फिर कोशिश की कि आई शुड जस्टिफाई द यूनिफॉर्म, काइंड ऑफ ड्यूटी, द रिस्क, द कमरादरी, लीडरशिप, लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, लिविंग बाय पर्सनल एग्जाम्पल्स, वो कोशिश करी। और
कभी टारगेट लेके नहीं चला कि मेरे से कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन हो जाएगा तो गाजी बाबा कल को उसके मारने का क्रेडिट हमको मिलेगा या हमारी टीम को मिलेगा, ऐसा न ख्वाब था न ऐसा कोई उद्देश्य था। इतना ज़रूर था कि डेली की ड्यूटी जो हमारा अपना काम है ना, वो हम बड़े शिद्दत से करते थे और इतना ज़्यादा करते थे कि हमारे हैंड्स फुल होते थे। और हमको कहा जाता था कई बार कि पूरे टेररिज्म की ठेकेदारी आप ही ने ले रखी क्या। तो मैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर पर बहुत काम किया कि कहते हैं ना कि द मोर यू अटेंड द ऑपरेशन, द मोर यू एग्जीक्यूट द ऑपरेशन, चांसेस ऑफ सक्सेस इज मोर। राइट। तो मुझे लगता है कि कहीं ऊपर वाले ने यह एक बड़ा न्याय किया कि भाई इतनी मेहनत इनकी टीम कर रही है, ये दिन रात लगे रहते हैं, इनके ऑपरेशनल लिस्ट अनएंडिंग है, तो इतना बड़ा जो टेररिस्ट का ऑपरेशन है शायद इन्हीं के खाते में जाए, शायद ऐसे हुआ और हमें मिला, हमने कोशिश करने की कोशिश। जी चलिए, ये बात तो तय है कि कह सकते हैं कि बहादुरी और देशभक्ति ये आपके खून में रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जब आपको मौका मिला तो आपने उसे बिल्कुल सब प्रूव किया और हम सब लोगों ने देखा उसको। और मैं खुद को खुशनसीब मानती हूँ कि आपके साथ बैठ के यहाँ बातचीत करने का मौका मिला और कुछ किस्से आपने हमें शेयर किए और कुछ अगर रह गए तो हम उम्मीद करेंगे फिर कभी आपसे बात होगी विस्तार से। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नमस्कार।